अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मकसूद। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात के नाम से जाना जाता है और ये बड़े ही दबंग मिनिस्टर हैं एजुकेशन के। तो आज हम इनकी लाइफ के अबाउट जानेंगे कि किस तरह इन्होंने सियासत पे अपना कदम रखा और किस तरह ये मिनिस्ट्री तक पहुंचे और अब एजुकेशन में ये किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसान है सादिया, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। राणा साहब बताइएगा, कहाँ से शुरुआत की आपने, कहाँ से स्टडी की, कैसे सियासत में आपने कदम रखा? जी मैं एचएसएन कॉलेज गया क्लास 1 में। आई वाज इन बोर्डिंग, बोर्डिंग में ही रहा वहाँ 11 साल। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो गया। आई डिड स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो विद माइनर इन पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद मुझे यूरोपियन हिस्ट्री का बड़ा शौक था, तो मुझे एक कोर्स मिला यूनिवर्सिटी ऑफ मैसरिक है, ब्रनो एक शहर है चेक रिपब्लिक का। तो वहाँ मैंने करीबन 5-6 महीने का वो कोर्स किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया और 2009 की ये बात है। एंड ग्रेजुअली आई वांटेड टू गो बैक, बट इस मुल्क के हालात में सियासत में फंसता ना है। अच्छा, जब आप तालिब इल्म थे तब भी आप किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व रहते थे? जी आई वाज द कॉलेज प्रीफेक्ट। फॉर्चुनेटली मैं गोइन हाउस, हमारे हाउसेज होते हैं एचएसएन कॉलेज में, तो क्योंकि बोर्डिंग में था और मुझे हमेशा से तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स को करिकुलर डिबेट्स इनका बहुत शौक था, तो मुझे मेरे हेड मास्टर कहते थे और मेरे प्रिंसिपल तब अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह थे, शमीम सैफुल्लाह खान, टर्न अराउंड एचएसएन कॉलेज। तो वो कहते कि या तुम आर्मी में जाना या लॉयर बनना, मैं तुम्हारे में कन्विंसिंग पावर बहुत है और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। बट देन ग्रेजुअली वहाँ से चलते चलते ठीक। तो जिस तरह तलबा तंजीमें बनी होती हैं, क्या आप भी किसी तंजीम का हिस्सा रहे कभी? जी बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। पहले पाकिस्तान स्टूडेंट यूनियन का, फिर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन, एंड फिर उसके बाद मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। तो मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब जो अब हैं मरीम नवाज शरीफ, दैन शी वाज द चीफ ऑर्गेनाइज़र, उन्हें मेरी ड्यूटी लगाई और मैंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को रिवाइव किया, जो हमारी स्टूडेंट विंग है। तो तलबा की सियासत से एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, उसका बड़ा शौक़ रखता हूँ और उसे बड़ा प्रमोट करता हूँ। ठीक है। आपका ख्वाब एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही था या किसी और मिनिस्ट्री में भी जाना चाहते थे? मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा कभी, और मेरा तो एमपी बनने का भी कभी ख्वाब नहीं था। मैंने अपने बिजनेस शुरू किए यहाँ पे भी आके। कॉन्सेप्ट यही था कि मेरे बड़े भाई सियासत करें, बट फिर उन्हें काड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ा, और माय दादा वाज अलाइव देन, तो वो चीज़ें देखते थे बड़ा क्लोजली, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को मौका दें। मैंने फिर बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने एक नैंडोज़ की फ्रेंचाइज ली हुई थी डाउनटाउन टोरंटो, तब इनिशियल डिपॉजिट भी दे दिया कि मुझे वापस जाने दें। बट देन आई स्टार्टेड ग्रेजुअली, और जब फिर मुझे लगा कि अगर आप जेन्युइनली मेहनत करें, कहते तो सब में, बट अगर आप नेकियां करें, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, तो इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री समटाइम्स। ठीक। अच्छा, तालीम के हवाले से अपने हलके में आपने कोई तालीम के हवाले से कुछ फ़रोग देना शुरू किया? काफ़ी सारे मामलात जो थे उनको आप किस तरह लेके चले आगे? आगे आपके छोटे छोटे लीडर्स भी हैं जो आगे वर्क कर रहे हैं, उनको कैसे आगे लेके आए? देखिए जी, मैं तालीम का तो मेरी इलेक्शन कैंपेन तालीम पे थी, और मुझे एजुकेशन का शुरू से शौक़ है, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत सारे मसाइल का हल है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन वी आर इन, पावर्टी एलिवेशन, उसके साथ साथ जॉब क्रिएशंस, बीइंग अ गुड सिटीजन, एथिक्स, गुड सोसाइटी, राइटर्स, पोइट्स, एवरीथिंग, साइंटिस्ट, आई मीन यू प्रोड्यूस थ्रू एजुकेशन। तो अपने हलके में और कसूर में मैंने बहुत काम किया। मैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल इलेक्ट हुआ, पहले मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल इलेक्ट हुआ, एंड गॉड वाज वेरी काइंड, आई वाज द यंगेस्ट चेयरमैन ज़िला काउंसिल या ज़िला नाज़िम जिसे आप कहते हैं, या मेयर कहते हैं मुख्तलिफ मॉडल्स में। उस टाइम कसूर की एजुकेशन रैंकिंग थी 18वें नंबर पे जब मैंने चार्ज लिया। 11 महीने बाद कसूर की एजुकेशन रैंकिंग नंबर 1 पे थी अक्रॉस पंजाब। तो हमने वो सारे KPIs देखे और उन पर बड़ी मेहनत की, कम्युनिटी को इंगेज किया, इंडस्ट्री को इंगेज किया, और वो सारी कमियां दूर की, अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पूरे किए। तब शहबाज साहब के टाइम में मॉनिटरिंग का एक रिजीम होता था, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स का। तो वी आर अ वेरी गुड लेडी, एंड देन टुगेदर वी वर्कड, CEO इज़ अ गुड ऑफिसर। हमने फिर उसके बाद से मैं तालीम में अपने आप काम करता रहा विद द कम्युनिटी इन द सोसाइटी, जहाँ मुझे पता चलता था। सो मैंने बिफोर आई बिकेम मिनिस्टर करीबन 100 से ज़्यादा कमरे बनाए विदाउट एनी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, और स्किल्स की क्लासेस तो मैं कोई करीबन 3-4 हज़ार बच्चियों को
स्किल्स पिछले 2 साल से सिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये भी मानना है कि जब तक हम ख़वातीन को एम्पावर नहीं करेंगे, स्किल सेट नौजवानों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, खाली डिग्रीज डू नॉट लैंड यू एनीवेयर। तो वो शौक तो था, बट उसके बाद अब बड़ी तेज़ी से वापस वही सफ़र, बट इसमें बड़े बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनकी ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल के चीफ ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, पूरे ज़िले का इंचार्ज, कई अरब रुपए का फ़ंड, फिर 2-3 डीओज़ होते हैं, फिर उसके बाद हर तहसील में 2 डेप्यूटीज़ होते हैं। तो हमने पहली दफ़ा एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू सीईओज़ हमने मेरिट पे अपॉइंट कर दिए, मेजॉरिटी डीओज़ भी मेरिट पे अपॉइंट कर दिए। अब हमने डेप्यूटीज़ का भी पूल इस्टेब्लिश कर लिए। सो ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट था कि हर दफ़ा सिफारिश पे सीईओ लगें और वो काम ना करें। और फिर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ आपने प्राइवेट सेक्टर को भी देखना है, डेवलपमेंट पार्टनर्स को भी देखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है। और फिर इतना बड़ा बजट और आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी आती, इतना बड़ा बजट और आपको क्लर्क रखना पड़ता है इसलिए कि वो आपको गाइड करे। तो इससे बेहतर ये है कि फिर आप सीईओज़ ही काबिल हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वन लैंडमार्क दैट वी अचीव्ड, और उसके बड़े मैसिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो सीईओ पिंडी ने अपनी 2 तहसीलें जो हैं, 6 तहसीलें हैं टोटल, उनमें लैब्स डोनेट करा ली हैं। पाकपतन के अंदर अलमनाई एसोसिएशन बनाई सीईओ ने, एक फ़ीमेल डोनर ने अपना पूरा स्कूल उस पर शिफ्ट कर दिया है सोलर पे। इस तरह और साहिवाल के अंदर हम पूरा ग्राउंड एक लंदन से भाई आए वो रिवैम्प करके दे रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर लो परफॉर्मिंग स्कूल, टीचर्स शॉर्टेज 1,24,000 थी। लो परफॉर्मिंग स्कूल्स अंडर 100 टीचर है ही नहीं, या 0 है, या 1 हैं, या 2 हैं। सो हमने वो आउटसोर्स किए करीबन 5,800 पहले फ़ेज़ में। और आपने सुना होगा कि ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूल, वेयर इट वाज अदरवाइज। तो हमने उसके बड़े मैसिव रिजल्ट्स आए। इनरोलमेंट 2.5 लाख थी पिछले से 50-60 सालों में जब से वो स्कूल चल रहे हैं, उनमें 2.5 लाख बच्चे थे। 2 महीने के अंदर अंदर जब हमने वो उसी गांव के किसी नौजवान को, सिर्फ हमने टीचर चेंज किए, वो स्कूल गवर्नमेंट के हैं, वो इदारे सरकार के हैं, उन्हें बुक्स फ्री हैं, तालीम फ्री है, बट हमने कहा कि अगर सिकंदर से नहीं चल रहा तो उसी गांव में सादिया भी रहती है, उसने भी मास्टर्स किया हुआ है, तो सादिया को क्यों नहीं चांस देते। जब उसे चांस दिया तो अब वो इनरोलमेंट 2.5 लाख से 4.5 लाख पे 2 महीने में चली गई है, जो 2.5 लाख पे पिछले कई दहाइयों से पसी हुई थी। उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन हो रही है। तो नौजवानों को यंग एंटरप्रेन्योर बनाना मकसद है। हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई है 30%। फिर इंडिविजुअल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स में कोई 3 पार्टनर, 3 कज़न, 3 बहन भाई, 3 दोस्त मिल के स्कूल ले सकते हैं, और उन्होंने ही चलाना है। पर चाइल्ड सब्सिडी इंक्रीज़ की 600 से 1800, ताकि क्वालिटी का कंपोनेंट भी आए ना। पढ़ाना खाली एक एलिमेंट है, मयारी तालीम देना दूसरा एलिमेंट है, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के बाकी इदारों से कम्पीट कर सके, जॉब मार्केट में अपनी जगह बना सके। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कल स्कॉलरशिप्स, फीमेल्स मेल्स की स्कूटीज़, लैपटॉप्स जल्द वापस आ रहे हैं। वीसीज़ 31 यूनिवर्सिटीज़ के एडिशनल चार्ज पे चल रहे थे, बुरे हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ये कंप्लीटेड, सिर्फ 2-3 शायद री एडवर्टाइज़ करने पड़े हमें दोबारा। और बड़े बड़े जो इदारे हैं जो डेवलप हुए पिछले 15-20 सालों में प्राइवेट सेक्टर से, उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह, बट हमने ये देखना है कि हम आवाम बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकती। इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट, और अगर आप दे भी सकते हो तो 2-3-4 बच्चों के साथ इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज फिर उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज की फ़ी फिर इंक्रीज़ करती है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सेस टू एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ ही अब हम क्वालिटी कंपोनेंट पे भी काम कर रहे हैं। सो डिजिटल लर्निंग, MD कैट पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में, गूगल के साथ हमारा MOU, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2000 टीचर्स को हमने L1 सर्टिफिकेशन दी है, और टीचर सर्टिफिकेशन पहली दफ़ा आ रही है। सो अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, MSc की हुई है, या MPhil किया हुआ है, दैट डजंट मेक हिम अ गुड टीचर और हर गुड टीचर। इस तरह की तो कई 100 स्कूल में थे। किससे बच्चे की साइकी समझ आती है, वो एक स्पेशल चीज़ है। बच्चे को पढ़ाना कैसे, टेम्परामेंट आपका कैसा है, आपने उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, ट्रांसलेट कैसे करानी है चीज़ें, क्या चीज़ें बच्चों को एक्साइट करती हैं, तो उसके लिए दुनिया में सर्टिफिकेशंस, तो पहली दफ़ा सर्टिफिकेशन रजीम ला रहे हैं, और कई हज़ार स्कूल्स हैं हमारे, करीबन 48,000, तो किसे हेड मास्टर लगाना है। अच्छा सर, एक दौर में जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो भी बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। हम खुद क्योंकि प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो उनमें तो कभी मैंने नहीं देखा कि बच्चों को जो है वो इसी तरह पास कर दिया जाए। लेकिन अब के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बस बच्चों को कहा जाता है कि टीचर्स पेपर करवा देंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। उनसे आप इंग्लिश के अल्फाज पूछते हैं, बच्चों को इंग्लिश के अल्फाज भी नहीं पता होते। तो इसके लिए क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं? तो ये 2 मॉडल्स हैं दुनिया में। जिस तरह मैं भी सिस्टम से पढ़ा कि ग्रेड 5 का एग्ज़ाम, ग्रेड 8 का एग्ज़ाम, फिर मेरे मैट्रिक के O लेवल्स का एग्ज़ाम, फिर A लेवल्स या FSC का एग्ज़ाम, बट वो पीछे ख़त्म कर दिया कि अब उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो
ये एलिमेंट इस वजह से कि क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो। तो ये सवाल कि सिकंदर कैसा आदमी है उस पर ऐसे लिखें, और एक सवाल पूरा स्पेसिफाइड हो कि पब्लिक न्यूज़ की बिल्डिंग के इस कमरे का क्या रंग है। सो कमरे का रंग तो रटना पड़ेगा, सिकंदर कैसा आदमी है उसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा, उसका रट्टा नहीं लग सकता। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया इसलिए गया था, बट मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इवेंचुअली हमें ग्रेड 8 के एग्ज़ाम्स पे शिफ्ट होना है, और अगर असेसमेंट्स भी करनी है तो मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है एटलीस्ट इन्विजिलेटर या एग्जामिनर कोई दूसरा हो, ताकि असेस कर सकें, और साथ ही साथ उस टीचर की कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट भी हो। और हम गूगल आईडी के थ्रू गूगल का एक ऐसा निज़ाम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, MOU इज समटाइम इन जनवरी, जहाँ पे हर बच्चे का भी रिकॉर्ड, तो अगर वो मैथ में वीक है फाइन, मैथ में कहाँ वीक है, किस जगह अलजबरा पे फंस रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में वीक है, साइंसेस में वीक है, कौन सी साइंसेस में, फिजिक्स में कहाँ वीक है, केमिस्ट्री में वीक है, किस फॉर्मूले पे जाके वो स्टक हो रहा है, सो वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट। और पहली दफ़ा स्कूल सेंसस भी करा रहे हैं। सो जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छा पढ़ाते थे या बुरा, ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। दूसरी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे, और वो नंबर बड़ा मैसिव होता जा रहा है। सो ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग दम, वो कहाँ हैं, किस शहर में कितने, किस यूनियन काउंसिल में कितने, और उन्हें स्कूल्स में लाने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मल्टीपल आवर शिफ्ट्स का एक प्रोग्राम हम शिफ्ट कर एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ला रहे हैं। सो 4 घंटे की शिफ्ट 8 से 12, 12 से 4, 4 से 8, जिस टाइम मर्जी पढ़ लें, और साथ ही साथ स्किल्स। सो बच्चे आउट ऑफ स्कूल ज़्यादा इसलिए होते हैं, ये ड्रॉप आउट होते हैं कि वो मिस्त्री बनना चाह रहे हैं या मैकेनिक। तो 3-3 साल में जॉब करते हैं, तो वही कोर्स हम 6 महीने का अगर स्कूल में करा दें, पढ़ता भी रहे, कमाता भी रहे, और स्किल भी मिल जाए। ठीक है। अच्छा, जब से वैसे पाकिस्तान बना है, तालीमी मेयार को बेहतर करने में किसी भी हुकूमत ने इतना किरदार अदा नहीं किया। प्रीवियसली आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के दौर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें एक इंसाफ अकेडमी का उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि हम ये कर रहे हैं, बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे बच्चों की लगन कम नहीं हो जाती? अगर ग्रेडिंग सिस्टम पे आप कन्वर्ट कर देते हैं, मार्क्स नहीं आते, पहले एक लगन होती थी कितने मार्क्स आएंगे हमें लैपटॉप मिलेगा, अब क्या इस तरह की कोई स्कीम दोबारा होगी? देखिए, हम ये समझते हैं कि वाई नॉट, सो मार्क्स भी बता दें, ग्रेड भी बता दें, बिल्कुल स्पेसिफिक मार्क भी हो, 7, 81 और 82 की डिफ्रेंसिएशन भी तो करनी है ना। तो इस तरह ओ लेवल्स, मैंने ओ लेवल्स किया है, सो ए ग्रेड बैक इन द डे 90 पे था, बट साथ ही साथ हमें बता देते हैं कि तुम्हारे 92% मार्क्स, सो वाई नॉट ए क्लब ऑफ बोथ। और इंसाफ एकेडमी तो आपने खुद ही पहले कह दिया कि 60-60, 50-50 करोड़ रुपए लगा के एक ऐसी चीज़ बनाना जो सस्टेनेबल नहीं है, उसे कंसीव जिस आइडिया पे किया गया उस पर वो चली नहीं। उसके साथ ही टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग्स की बात करें आप, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें आप, मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की बात करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें, टीचर्स रिक्रूटमेंट भी बात करें, सो एजुकेशन वॉज इन हॉरेबल शेप, मैं ये समझता हूँ। बट इसमें कुछ बेसिक रिफॉर्म्स हमने और भी बड़े बेहतर किए। सादिया फॉर एग्जाम्पल, जो एक कमरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 50 लाख का बना रहा था, वेयरएज वो एक्चुअली 10-12 लाख का बनता, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एन इंजीनियरिंग विंग, तो हमने कहा कि और डिपार्टमेंट बना दें। सो इट्स लाइक बेसिकली मैंने कमरा बनाना है, बट मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सादिया को कहता हूँ कमरा बना दें, कमरा 12 लाख का बनता है, सादिया कहती है मैं 50 लाख का बनाऊँगी, और मैंने एग्री भी कर लिया। ऐसा क्यों? उसी बजट में आप 4 कमरे बना सकते हैं। सो हमने SMC स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की नई पॉलिसी अप्रूव कराई है, एक तो कमरा बनेगा लोकली। सो भावल नगर के कॉन्ट्रैक्टर को क्या लगा हुआ है कसूर के किसी गांव में कमरा बनाने से, उससे तो प्रॉफिट मेकिंग और चले जाने, बट लोकलाइज लेबर, उसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एफिशिएंट स्पेंडिंग की पूरी हम फॉर्मूलाज पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट भी बनाएंगे, बट बजट यूटिलाइजेशन। तो अगर पहले 100 अरब रुपए में लेट से 5000 स्कूल्स बन रहे थे या चल रहे थे या इक्विपमेंट्स ऐड हो रही थी, तो अब 15,000, 3 टाइम्स। सो बजट एफिशिएंटली स्पेंड भी कर रहे हैं, अपने रेवेन्यूज इंक्रीमेंट की पॉलिसीज, इनोवेटिव फाइनेंसिंग है, अर्बन स्कूल्स हैं, एक डिजिटल बिल बोर्ड लगाने की इजाज़त दे दें, अगर उससे 10 स्कूलों की कॉस्ट कवर होती है बजाय कि वो स्कूल आपसे ही मांगता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं विच आर हैपनिंग इन द पाइपलाइन विद होप विश एंड प्रे, कि मेरे से सब पूछते हैं कि आप सरकारी स्कूलों के मिनिस्टर हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में कब दाखिल कराएंगे। तो मैं इवेंचुअली ये चाहता हूँ कि चलें इस बहाने ही सही सिस्टम तो ऐसा बन जाए कि मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ें। सर, अभी तक तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जाहिर सी बात है, आप उसका माहौल देखने बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ के बच्चे जो हैं वो टीचर्स के साथ ऐसे बात कर रहे होते हैं इस तरह अपने घर में किसी से बात कर रहे हों, लेकिन वो थोड़ा पंजाबी एक्सेंट चल रहा होता है और उस तरह तू तड़ांग चल रही होती है, तो उस वजह से कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चे वहाँ इवन दो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की सैलरीज प्राइवेट सेक्टर से एटलीस्ट डबल है।
बट देन अगेन अगर आप ये सोचें कि आप एक पब्लिक सेक्टर स्कूल की टीचर हैं और आपको कोई 5 साल पूछने ही नहीं आया, तो आप भी खुद ही कहेंगे अगर तो आप में बहुत ज़्यादा लगन है, लगाव है, तो आप काम करती और रहेंगी। मोस्टली वो पैसे ले रहे हैं, अटेंडेंस उनकी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। और इसके अलावा गोस्ट स्टूडेंट्स, सो जस्ट बिकॉज वहाँ पे टीचर्स की एक रेशो मेंटेन करनी है, स्टूडेंट टीचर रेशो, बच्चे 250 हैं, लिखे हुए हैं 500, हमने करीबन आते ही कोई 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे सिस्टम से निकाल लें। और इंशाल्लाह अगले हमारा सेंसस जो है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि हमें 1 मिलियन के करीब और निकालने पड़ेंगे। और फिर उससे स्टूडेंट टीचर रेशो, जैसे मैंने आपको बताया 1,25,000 टीचर क्यों शॉर्ट थे, कि जब अगर 15-20 लाख बच्चे ही नहीं हैं तो उनके टीचर्स उनके फारिग फिर रहे हैं। और हमने जो स्कूल्स आउटसोर्स किए 5,800, खाली इनमें 55,000 टीचर और चाहिए थे। तो कोई और गवर्नमेंट होती, आगे टीचर्स रखती, वही निज़ाम चलता रहता। हमने वही आउटसोर्स किए, 56 अरब भी बचाया, 8-10 अरब में वो काम किया, इनरोलमेंट भी बढ़ गई, आउट स्कूल चिल्ड्रन भी अगर 2 महीने में 2 लाख बच्चे इनरोल हो गए हैं। सो इंशाल्लाह वी आर टारगेटिंग कि थ्रू पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हर साल 1 मिलियन बच्चा इनरोल करें बाय द एंड ऑफ ईयर नंबर 5। सिर्फ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू 5 मिलियन बच्चा, SCD के थ्रू 2.5 मिलियन, इवेंचुअली आउट स्कूल चिल्ड्रन का चैप्टर क्लोज होना चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं, क्या इनको फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अपनी बिल्डिंग्स को ये ज़रा दुरुस्त हालत में लेके आएँ? अगर ज़लज़ला आ जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, तो खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है। क्योंकि मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में विज़िट करके आई हूँ, वहाँ के हालात बहुत ही बुरे हैं, ना पेंट हुआ हुआ है, बिल्डिंग्स के हालात खस्ता हैं। तो इसके लिए क्या मैं इक़दामात हो समझता हूँ रहे हैं? कि उसमें भी आपको सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत है। तो करीबन हम इंशाल्लाह उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएंगे इवेंचुअली। 100 के करीब कॉलेजेस ऐसे जहाँ पे इनरोलमेंट 100 से नीचे, तो आपने वहाँ प्रोफेसर्स रखे हुए हैं, बसेस दी हुई हैं, वेयर एज एक्सेस का इतना बड़ा इशू है कि कॉलेज तो अच्छा आप किसी भी जगह खोल दें, और अगर वो फ्री पढ़ा रहा है तो वहाँ पे हज़ारों बच्चे होने चाहिए। ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ हमारे कॉलेजेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह कॉमर्स कॉलेजेस की स्ट्रीम है तो वो टाई आउट कर रही है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते कॉमर्स, तो कॉमर्स कॉलेजेस बना दें। तो उन्हें हम को वर्किंग स्पेसेस और कॉमर्स कॉलेजेस बना रहे हैं। लेसन प्लान्स पहली दफ़ा कॉलेजेस में बना के दिए ताकि उन्हें भी मॉनिटर कर सके कि ये आपके लेसन प्लान्स हैं, आपने ऐसे पढ़ाने हैं। CTIs की इंडक्शन पहली दफ़ा मेरिट पे की है, 7,300 के करीब CTIs। तो नंबर एक दूसरे के मेरिट नंबर सब देख सकते थे, हर किसी को विजिबल था मेरिट। एक नंबर 0.25 मार्क्स पे भी जंग हुई है। बट इससे हुआ ये है कि सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अच्छे पॉजिटिव लोग आगे आए हैं। जो सिफारिशी होता है वो कभी मेहनत से काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं इसकी वजह से लगूँ। बट जो मेरिट पे बच्चे आते हैं और या बच्चियाँ आती हैं, उन्होंने देखी होती है गुर्बत, उन्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट है तालीम। और जब आप अपनी अचीवमेंट पे फ़ख्र करते हो ना कि मैं अपनी काबिलियत की वजह से आया हूँ, तो फिर परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चे आपको रिपोर्ट करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हो रही होती है, तो वो कैसे करते हैं, कैसे पहुंचते हैं? मेरा ईमेल भी है और ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ, प्लीज़ चलाएं इस पॉडकास्ट के थ्रू, दे शुड रीच आउट टू मी। वैसे तो मुझे अक्सर ये शिकायत मिलती है, बट मेरी ये कोशिश है, मेरा वही पुराना नंबर है तो मैं उसे यूज़ करता हूँ ताकि मैक्सिमम जितने लोग मुझे रीच आउट करना चाह रहे हैं वो रीच आउट कर सकें। बट अदरवाइज़ हमने कंप्लेन पोर्टल भी बना दिया है, कंप्लेन सेल भी बना दिए। तो जिस तरह के भी इशूज़ हैं पिक्चर्स के साथ हमें भेजें। और जल्द ही हम एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप हमें पिक्चर लेके भेजेंगे, जियो टैग्ड है, लाइव लोकेशन है, रियल टाइम सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक आ रही हैं। सर आपने कहा कि कॉलेज का पेंट भरा हुआ है, आप पिक्चर लें और हमें भेज दें और हमें पता। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉलेजेस के अंदर फंड्स पड़े हुए हैं, बट उनकी यूटिलाइजेशन, सो उनकी प्रायोरिटी क्या है। अगर कॉलेज को ब्यूटिफाई नहीं किया और किसी और जगह लगा दिए तो उसके भी KPIs बना रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी बिल्डिंग कोड पहली दफ़ा इस्टेब्लिश किए, कैसी फैकल्टी होनी चाहिए, किस तरह का लैब होना चाहिए। और लैब्स को भी हम सेंट्रली कनेक्ट करें ताकि हमें पता हो कि कंप्यूटर लैब खुल भी रही है कि नहीं खुल रही। इसीलिए बच्चों की गूगल IDs भी बना रहे हैं कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस टाइम लॉग इन किया, किस टाइम लॉग आउट किया, कितना डिजिटल जो है सफ़र एक प्रोग्राम है गूगल का, उस पर उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की, कितनी देर लैब चला, कितने बच्चे पढ़े, उसकी क्या आउटपुट है। और फिर आफ्टर आज उन लैब्स को यूटिलाइज़ करते हुए गाँव की बच्चियों और बच्चों को स्किल सिखाएं। सो आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम इज़ कमिंग एज वेल। अच्छा, तालीम जो है उसको फ्राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो प्राइवेट माफियाज़ हैं उन्होंने बड़ा अपना राज जमाया और बहुत फीसिस ले रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स वाले। इसके ऊपर कोई कानून लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो लिमिटेड फ़ीस लें और बहुत ज़्यादा जो हर साल इंक्रीमेंट्स लगा देते हैं फ़ीसों में? क्या कवानीन तो हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपके सरकारी स्कूलों की क्वालिटी यहाँ है, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ है, बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था। और वो लेते हैं फ़ीस, उनका एक ही मॉडल है प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा
जिस तरह आपने कहा कि फ्री मयारी तालीम, और हम फंड्स भी ठीक ठाक लगा रहे हैं। सो हमें अपना क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करें ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सारी दुनिया में प्राइवेट स्कूलिंग का मॉडल है, मैं जानता हूँ सब तंग हैं। मैं भी जो अपनी बेटी की फ़ीस देता हूँ, मेरे पास वसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे ये लगता है कि जिनके पास नहीं है उनके क्या कसूर है। बट साथ साथ सादिया में ये देखना भी ज़रूरी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता तो क्या होता। तो इस वजह से मेरा हमेशा इस बात पे एम्फेसिस रहा है। अब हमारा जो PSRP प्रोग्राम है आउटसोर्सिंग वाला, इसमें हम 1500 से 1800 रुपये फ़ी बच्चा दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह का स्कूल चलाते हैं। एनरोलमेंट डबल की तो 1800, एडटेक इनिशिएटिव लिया तो 1800, नॉर्मल तरीके से वेरिफिकेशन 1500। बट यही बाकी सारी प्राइवेट स्कूल चेंज जो है ना, इसी ब्रैकेट के वहाँ पे जा रही है। तो बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट इनमें इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे इन स्कूल्स में आ रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन स्कूल में आ रहे हैं। और ये एक ऐसा मॉडल है जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ़िनोमिनल सक्सेस आगे भी मिलेगी, बिकॉज हमारा जो फ़ेज़ 2 है उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस भी मोर देन 2.5 टाइम्स हैं, और रेवेन्यू भी। सो करीबन एप्लीकेशंस की मद में ही मेरा ख्याल है कि हमने ओवर 250 मिलियन इस वक्त याद रखिए, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आज मेरे ऑफिस एक PhD जिन्होंने की हुई है वो आए हुए थे, 164 GB कोई गांव है भावल नगर या बिहाड़ी में, और उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा ये जुनून है, मेरा ये शौक़ है, तो ये स्कूल मुझे दे दें। तो अगर वो PhD और ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल जाके, तो स्कूल्स उन्हें मिले हैं जिनकी एजुकेशन की ड्राइव है, वो मेहनत करना चाहते हैं, उन्होंने गुर्बत देखी, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ के आगे आएँ, तो रिज़ल्ट्स और भी फिनोमिनल मिलते हैं। और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर स्कूल्स जो हमारे हैं उन पर भी प्रेशर डेवलप हो गया। साथज़ा को पता चल गया कि एनरोलमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो फंस गए, पता चल गया कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो फंस गए, उन्हें पता चल गया कि अब NSB में करप्शन करेंगे तो फंस गए, ये मिनिस्टर तो सुन नहीं रहा, ये तो पैसे नहीं लेता, ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे नहीं लेता, ये तो मेरिट पे सारी चीज़ें कर रहा है। और साथ ही साथ उन्हें साथज़ा जो गवर्नमेंट सेक्टर के उनमें 60-70% काबिल लोग हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता। सो एक स्कूल में 2 टीचर्स बड़ी काबिल हैं, पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, बट हेड आपने किसी और को लगा दिया तो उनका दिल नहीं टूटेगा। और ट्रेनिंग पे भी वही जा रहे हैं जो CEO के नज़दीक हैं, DO के। तो इसलिए नए इनकमिंग CEOs और डेप्यूटी से मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, चीफ मिनिस्टर की भी, और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऑनेस्टली CEO अटक की मैं कल देख रहा था रात को कि वो रात को स्कूलों के चौकीदार चेक करने गए, इनकी ड्यूटी है, ये यहाँ पे हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। So when you have a team that works for education, when you have people who love education and उन्हें कौम का और तालीम का, मुझे तालीम का जुनून है जनरली, तो इस तरह के जब हज़ारों लोग काम कर रहे हो तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असातिज़ा भर्ती किए जा रहे हैं रिश्वत लेके कि वो बस स्कूल में आएँ और उनकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होती प्रॉपरली, और वो पैसा ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। तो ये इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, हमने भर्ती तो कोई नहीं की इसी वजह से कि पहले ही बहुत हो गए तजर्बे। अब इसलिए हम ऑल्टरनेट यंग एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, लोगों को रोज़गार उससे बेहतर मिल सकता है। और मैंने सारी ज़िंदगी जॉब सिर्फ यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस के लिए की, बट इसी वजह से नहीं क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मुझे जॉब सारी ज़िंदगी से पसंद ही नहीं थी, मैंने कभी की ही नहीं। हमने भर्ती तो कोई नहीं की, बट हम क्या कर रहे हैं, सो एक AEO जो है हमारा, उसके ज़िम्मे 8-10 स्कूल हैं, महीने में उन 8-10 स्कूलों की हाज़िरी चेक करना, बच्चों की तादाद चेक करना, सिस्टम्स बने हुए। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उन्हें 25,000 रुपये अलाउंस भी देती है। तो अगर वो जाके चेक नहीं कर रहे, स्कूल में हाज़िरी रजिस्टर 1 महीने से अपडेट नहीं हुआ और उन्होंने वो 25,000 क्लेम करके सैलरी ले ली है, सबको नोटिस देने लगे। कहीं फेक इनरोलमेंट है और वो 2 साल से AEO एडिशनल पैसे भी ले रहा है, अपने भी ले रहे हैं। इसी तरह डेप्यूटीज़ हैं, फिर DOs हैं, फिर CEOs हैं, ये इनके काम है। तो जब तक वो सिस्टम नहीं बनता था तब तक ये चीज़ें नहीं चलनी थी। बड़ा वो सिस्टम बन गया तो टीचर एब्सेंटीज़म 50% कम हो गया। स्कूलों के हालात अब कई पेजेस ऐसे हैं, राबिया बस्ती, फ़ाइका की डायरी, DT पंजाब, तालीम न्यूज़, हमारे और कई फ़ीमेल टीचर्स हैं, एक सियालकोट की टीचर है, मतलब लिटरली वो ऐसे काम कर रही हैं कि मैं उन्हें देखता हूँ। आदिल है एक सादिकाबाद से यंग मैन, कि वो यूनिफॉर्म भी ला के देते हैं कम्युनिटी से, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, वोकैबुलरी, ग्रामर, लेसन प्लान्स, रेमीडियल क्लासेस के बच्चे कौन वीक हैं। तो हमें वो उस्तादों का जज्बा दोबारा चाहिए। अब यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 6 उस्ताद हैं, बच्चे 100 हैं, तो उन्होंने लिखे हुए 200 हैं ताकि 6 के 6 भी वहाँ रहें, और 3 आ गए, 3 चले गए, 12 बजे चले गए, दोपहर को अकेडमी बना ली, पढ़ा ली। तो ये सारी चीज़ों का इवेंचुअली हल हमने यही निकाला कि उन्हें भी पता हो। अब हमने अगर कोई हायरिंग करनी है STIs की, 1 साल के लिए करेंगे, काम करो, कौम का पैसा है, मेरा नहीं, तनख्वाह भी लो, शाबाश भी लो, प्रमोशन भी लो। काम ना करो, पहले दिन घर जाओ, थैंक यू वेरी मच, इस मुल्क में और लाखों बच्चे
रोज़गार के इंतज़ार में उन्हें मौका दें। अटेंडेंस को बायोमेट्रिक क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि मसाइल हल हो जाएं? फेशियल रिकग्निशन पे जा रहे हैं। बायोमेट्रिक की मशीन्स हॉस्पिटल्स में लगी, पहले कई स्कूल्स में भी लगी, और एक तार हल्की सी हिला देना, आपको पता है इनके पास हल भी बहुत होते हैं, तो कैमरा भी इसलिए मैं समझता हूँ फेशियल रिकग्निशन बेस्ड लगा सकते थे। पाकिस्तानी कौम जुगाड़ कर लेती है, जुगाड़ कर ली थी, बट हमने फेशियल रिकग्निशन बेस्ड सिस्टम हमने डिप्लॉय कर दिया है कुछ 100 स्कूलों में, और टैब हर स्कूल के अंदर है अवेलेबल। सो वाई इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। कमाल सी ऐप बना रहे हैं इसमें। अब स्कूल मील प्रोग्राम है, जो राजनपुर में हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप का प्रोग्राम। 3.5 लाख बच्चे थे, 4.25 लाख क्रॉस कर गए 3 महीने में, सिर्फ 3 अजला में। बट वहाँ पे हर क्लास की डेली पिक्चर हमें आती है रियल टाइम, और जो नहीं भेजता उसे पता होता है कि एक्शन हो जाएगा। हमने सस्पेंशंस की, लोगों को वार्न किया, और लिटरली अब हर स्कूल 3500 स्कूलों की अगर आ सकती हैं, 35,000 की भी आ सकती हैं। सही, तो दूध के डब्बे वहाँ पे चोरी भी होते हैं। नहीं देखें, मैं दूध के डब्बे हमारी तो इस तरह के सिर्फ 3 केसेस आए, एक जगह फायरिंग हुई, तो क्योंकि आपने ये भी देखना है कि अगर कोई इलाका कच्चे का है, प्राइमरी स्कूल तो है, हमने तो कोशिश करनी है कि बच्चे को वहाँ पहुँचाएँ। अब वहाँ कच्चे वालों ने फायरिंग कर दी मेट्रो की वैन पे, वो बेचारे भी सच्चे थे कि हमें इस तरह के स्कूल्स, कई स्कूल्स ऐसे हैं जो मतवलियों के पास थे। तो पता चला जब वहाँ पे हम न्यूट्रिशन देने गए कि वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। जगह मतवली ने दी, वो भी खाई जा रहा था, टीचर थे ही नहीं, वो तनख्वाहें भी आ रही हैं। मतलब एक स्कूल नहीं, मतलब मैंने पिछले हफ्ते को करीबन 1 दर्जन के करीब स्कूल डी जी खान राजनपुर में ऐसे देखे, और हमें सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए, और जो 3 केसेस हमें रिपोर्ट हुए, 2 डब्बे दूध के ले लिए या 3 ले लिए, या किसी बच्चा कोई एब्सेंट हुआ, तो अब हम डेली एब्सेंटीज़म जो है उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। तो अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 की तस्वीर भी आ रही है, एंड दे होल्डिंग द मिल्क पैक। हम भी इनके पीछे, टेक्नोलॉजी बड़े वंडर्स करती है, और इंशाल्लाह हमने, बिकॉज ये कौम के पैसे, और हमने उस प्रोग्राम के थ्रू अब उससे एक्सपैंड करना है इंशाल्लाह, बिकॉज मैसिव रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं। और हमने ये देखना है कि अगर 1-2% एलिमेंट, लेट से आप, मुझे तो 3 केसेस रिपोर्ट हुए, बट अगर 1-2% को इस तरह का कर भी रहे हैं, तो बाकी 99% जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी आ रही है। तो आप लिटरली ये सोचें कि जिस क्लास में मैं गया राजनपुर में, मैंने उनसे पूछा, बच्चियों ने कहा हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, तो बहुत बड़ा सवाब है। और फिर उनने सोचें कि भूख में क्या पढ़ सकते हैं, सो उनकी न्यूट्रिशन इंप्रूव कर रही है। अटेंडेंस स्कूलों में जो 60s में थी वो 90s में चली गई। मदरसों के बच्चे वहाँ पे आने लग गए कि यहाँ पे दूध मिलता है डेली, हमने जानना है। माओ ने भी भेजना शुरू कर दी। सो दैट वाज वन, इट इज़ लिटरली अ मैग्नेट। पूरी दुनिया में ये मॉडल्स चल चुके हैं, बट पंजाब में पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, बिकॉज शायद वो एक माँ है, और उन्हें पता था कि मेल न्यूट्रिशन कितना बड़ा मसला है। मुझे तो अब रियलाइज़ हुआ है कि इस मुल्क में, स्पेशली साउथ पंजाब में, 47-48% के फिगर्स हैं, तो हर दूसरा बच्चा, और उनकी शक्लें बता रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो जनरेशंस में शायद इसके इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। पंजाब हुकूमत कितना बजट इन्वेस्ट करी एजुकेशन पे? एलोकेटेड तो है को 560 अरब के करीब, बट डिपेंड करता है इवेंचुअली, मेरा ख्याल है शायद 2-4-5 अरब किसी प्रोग्राम में रह जाता हूँ ओवरऑल, बट ये एलोकेटेड है क्लोज टू 600 बिलियन, और मैं समझता हूँ बहुत पैसे हैं। $2.25 बिलियन, $1 बिलियन अब मांगने जाते हैं किसी मुल्क से, तो आपको कितना टाइम लगता है। आप हर साल $2.25 बिलियन एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट देन अगेन कम्स माई अदर पॉइंट। सो 600 अरब में अगर पहले काम 600 अरब का हो रहा था, अब 1800 अरब का होगा, क्योंकि SMC मॉडल पे कमरे 1/3 द कॉस्ट पे चले गए, कंप्यूटर्स लोकल, हायरिंग लोकल, चौकीदार लोकल, ट्रांसफ़र से जान छुट गई। उसी गांव में किसी बच्चे को चौकीदार रखे, काम करे करता रहे, ना करे खानी ख़त्म, नए बच्चे को रख लें। तब आपने क्यों उसे रेगुलराइज करके एक और लाइबिलिटीज़ कॉम पे देनी है? हाँ, जो परफॉर्म करते हैं, जो ड्यूटी मेहनत से करते हैं, जिनकी क्लासेस के रिजल्ट्स एक्सेप्शनल हैं, उन्हें प्रमोशंस भी दें, उन्हें एक्स्ट्रा सैलरीज भी दें, उन्हें फॉरेन ट्रेनिंग्स भी दें, उन्हें प्लॉट्स भी दें, उन्हें घर भी दें, उन्हें इंश्योरेंस भी दें, उन्हें एयरपोर्ट्स पे प्रोटोकॉल्स दें। ये उस्ताद का हक है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड माई टीचर्स, बट अच्छे और बुरे की तफरीक, सज़ा और जज़ा का निज़ाम जिस माशरे में नहीं होता वो नहीं चल सकता। ठीक। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जितने स्कूल्स वगैरह हैं यहाँ पे, अच्छा जो प्रोफेसर्स हैं इनके आपस में बड़े क्लैशेस रहते हैं, आपको शायद इन्फॉर्मेशन भी आती होगी कि इनके क्लैशेस रहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। तो इन क्लैशेस को कैसे सॉल्व करवाया जाता है? देखिए, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, और हमने तो इस दफ़ा खैर, वो सबसे बड़ा इशू ये है कि पिछले 2-4 सालों में 4000 के करीब सीट्स कन्वर्ट होगी। सो इस्लामियात की सीट थी, मिनिस्टर साहब को जानते थे, उन्होंने कहा यहाँ फिज़िक्स का लगा दें।
फिज़िक्स की सीट थी, वहाँ उर्दू का लगा दिया। सो उस सिस्टम में इनकी अपनी लॉबीज़ बन जाती हैं, और फिर क्योंकि इवेंचुअली होते सब टीचर्स ही हैं, प्रमोट होकर ऊपर आते रहते हैं, तो उनमें से ये कोई डेप्यूटी लग गया, उनमें से कोई डीओ लग गया, उनमें से कोई सीओ, उसने फिर अपनी लाइन टो करनी होती है। बट क्योंकि अब लग मेरिट पे रहे हैं तो वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए। जिस तरह हमारा हालिया ट्रांसफ़र राउंड था, नॉर्मली ट्रांसफ़र राउंड में 10-12 हज़ार ट्रांसफ़र्स होते हैं, रिश्वत भी चलती है, सिफारिशें भी चलती हैं। इस दफ़ा मैं आपके पॉडकास्ट के तवस्सुत से पूछना चाहता हूँ, कोई पंजाब में बताए कि उन्होंने रिश्वत दे के ट्रांसफ़र किया हो। हाँ, इस तरह के केसेस ज़रूर रिपोर्ट हुए, 8-10 की रिश्वत ली गई बट सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो हमने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों को पकड़ा, देने वाले को भी समझाया कि ना दी नहीं चलेगी, हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक छोटी सी मिसाल है, हमें 1800 मेडिकल सर्टिफिकेट्स आए, हमने भी यहाँ डॉक्टर्स बैठा दी, उनमें से हमने को 1500 के करीब रिजेक्ट किए। सो 80-85% मेडिकल्स नॉन जेन्युइन थे। डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर ऐसी एप्लीकेशंस आई जो नॉर्मली हमेशा थ्रू हो जाती हैं क्योंकि सब मिले होते हैं, कि उसने जाके वकील के साथ मिल के तलाक का नोटिस दिलवा दिया। तलाक तो होनी नहीं थी, सिर्फ उस नोटिस को ला के बुनियाद बना के जब हमने कहा नादरा सर्टिफिकेट भी लाओ जी, तो तलाक होती तो वो लाते। तो इस वजह से वो कई इश्यूज रिजॉल्व किए। बट मैं इवेंचुअली ये समझता हूँ कि जब मेरिट इन प्लेस आ जाए और अगर कोई गलत करे तो एक्शन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। कुछ चोरी कर रहा है सिस्टम से बाहर, ये नहीं कि माफ़ी मिल गई है। तो इस तरह की 10-20-50 एग्जाम्पल्स बना दी हैं, 200-400 और बनाएंगे। मैसिवली अवाम वारिड है। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा लोगों से ताल्लुक था, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ थी। बट अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, दे आर आउट ऑफ द जॉब एंड दे नो दैट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दैट। सो जब लोगों को ये पता हो कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स, मेरिट हो रहा है, करप्शन नहीं हो रही, मेहनत हो रही है, तो माहौल ही बदल जाता है। ठीक। अच्छा, ये जो डिग्रीज़ हैं इनको अलग-अलग वेरीफाइड करवाने का जो सिलसिला है, इसके ऊपर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर बच्चा डिग्री ले रहा है इतने पैसे दे के, तो उसे तो वेरीफाइड डिग्री मिलनी चाहिए। पहले वो IBCC जाता है, फिर मोफा, फिर HEC जाके उसे अलग से वेरीफाई करवानी पड़ती है। तो ये सिलसिला क्यों चलता है? बच्चे बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता उसके है। अंदर 2-3 इश्यूज हैं सादिया। सो हायर एजुकेशन कमीशन, जब एजुकेशन डिवॉल्व हुई, सिंध ने अपना हायर एजुकेशन कमीशन बना लिया जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। पंजाब ने अपना पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। फेडरल HEC भी एग्जिस्ट करता है कि इवेंचुअली हमारे पास भी आए, हम सारा पाकिस्तान देख रहे हैं। IBCC भी, क्योंकि सारे बोर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है। सो हम अब एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें मेरे पास बहुत एप्लीकेशंस आ रही हैं। आप सही कह रहे हैं, जब मैं हेल्प करता हूँ तो डिग्री एक दिन में मिल जाती है, अदरवाइज वो रोलते रहते हैं। सो हम इस तरह का एक पोर्टल बना रहे हैं ऑनलाइन जहाँ पे इन सब को, सो इन 9 के 9 बोर्ड्स को भी जमा करना, हायर एजुकेशन पंजाब का जो है चैप्टर उसे भी इंडिपेंडेंट करना, कि ख़त्म करें। फेडरल HEC हमें पॉलिसीज़ दे, ज़रूर इनका हक है, बट एजुकेशन क्योंकि डिवॉल्व्ड है तो यहीं HEC से डिग्री का टेस्ट कराएं, यहीं हमारे उस पर पोर्टल पे अप्लाई करें, हम ही उनकी सारी वेरिफिकेशंस करके मोफा को भेज देंगे। इवेंचुअली अपना लेटर कलेक्ट करें एंड गो वेयरएवर दे वांट टू गो। ठीक है। अच्छा, पेपर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीक हो जाते हैं, अक्सर ब्रेकिंग्स आ जाती हैं कि यहाँ से पेपर लीक हो गया, यहाँ से लीक हो गया, तो ये सिलसिला जो है वो किस तरह स्टॉप होगा? असल में एक्चुअली वो पेपर्स लीक होना कम और बूटी माफिया ज़्यादा। और वो प्रैक्टिकल्स देख लें आप, तो एक तो गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह इस साल सब स्टूडेंट्स को भी मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अगर उन्हें कोई वर्गला रहा है तो इस दफ़ा 30 नंबर प्रैक्टिकल के। अब देखें, आपके नंबर 55 रिटन एग्ज़ाम में, मेरे 35। बिल्कुल। इवेंचुअली मुझे प्रैक्टिकल में 30 मिले, मेरे 65, आपको 8 मिले, आप 60, मतलब 55 और 35 का फ़र्क इवेंचुअली ट्रांसलेट करता है कि मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। सो प्रैक्टिकल्स पे ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल ज़रूर करें, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल्स या मैक्सिमम 5 नंबर। बट साथ ही साथ बूटी माफिया, सो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। बेदियाँ सेंटर लाहौर में बड़ा मशहूर सेंटर था, कहते सी जिन्हें पास होना है बेदियाँ आ जाओ, उनको बेदियाँ जाके पास होके बखाए। तो एक तो सेंटर्स कहाँ खुल रहे हैं ब्लाइंडली। अब हमने जो बूटी माफिया खिलाफ क्रैकडाउन किया, MAO कॉलेज के पीछे एक नुक्कर में 150 बच्चों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ के स्कूल को सेंटर किसने बनाया? क्या आप में इतनी अकल नहीं है कि सामने MAO कॉलेज है, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कई आपके कॉमर्स डिग्री कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल्स, हाई सेकेंडरी स्कूल्स, उनमें बनाए सेंटर्स। फिर इन्विजिलेटर्स कौन है? बिकॉज माफियाज मिले होते हैं। तो जब हमने यहाँ पे क्रैकडाउन शुरू की, इवेंचुअली मुझे एक ऑफिसर कहने लगे कि सर आप इन 2 सेंटर से ना इंचार्ज पकड़ेंगे ना तो ये ननकाना का होगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा ये पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पूरे ननकाने के वो यहाँ पे आके लग गए। अब इससे रिफॉर्म क्या हुआ? और ये सब टीचर्स को पता है, वो सुनेंगे तो दिन में मेरी बात एक्नॉलेज करेंगे कि पहले सातजा जेडे ने 5000 देंदे सी कि मेरी इम्तिहानी मरकज़ की ड्यूटी लग जाए, हुण भज रहे ने वापस
पहले 5,000 रिश्वत देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से रेवेन्यूज़ भी आते थे, वहाँ पे और चीज़ें भी चलती थी। अब निज़ाम इतना सख्त हो गया और इंशाल्लाह इस दफ़ा सेंटर्स भी वो बनाएंगे जो पूरे कैमरा मॉनिटर्ड है, फेशियल रिकग्निशन बेस्ड। 5,000 में से 1,000 कैमराज जो सेफ सिटी सॉफ्टवेयर है उसी पे बेस्ड हमने CSR के अंदर हमने अरेंज कर लिए, 1 रुपया लगाए बगैर। बट जितने भी सेंटर्स बने, वो 4,000 बने, वो 6,000 बने, वो जितने भी बने मॉनिटर्ड होने चाहिए और इन्विजिलेटर। तो मैं एक वापडा टाउन में बहुत बड़े कैंपस में गया जहाँ पे इम्तिहान हो रहे थे, इन्विजिलेटर से पूछा तो उसने कहा मैं 9वीं फेल हूँ, एग्ज़ाम ले रहा है मैट्रिक वालों का। पहली तो बात यह है कि उसे इन्विजिलेटर बनाया किसने, तो उसने कहा जी मुझे तो 1,000 रुपये इन्होंने दिहाड़ी का कहा था, बट उससे भी हमने हल निकाल लिया। सो इन्विजिलेटर्स भी बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, रेवेन्यूज़ भी बोर्ड्स के पास बहुत है। तो सर्टिफाइड इन्विजिलेटर कैन ओनली गो देयर, और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर हेड मास्टर और समबडी हुज SST उस ग्रेड स्केल का हो, उन्हें बेहतर पे करना कर दें। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तो कम से कम उनके हाथों में नहीं बेच सकते। तो इसलिए ये जब हमने पहली दफ़ा ये इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किया, आप देखें इवन तो हमें आए हुए सिर्फ 3-4 महीने हुए थे, तो रिफ्लेक्शन क्या हुई कि वो जो लोग सीटें ख़रीदते थे वो सारे उल्टे, 9 में से 6 बोर्ड सरकारी बच्चे निकल गए बिकॉज एग्ज़ाम्स मेरिट पे हुए। इवन दो अभी सर मैंने आपको प्रैक्टिकल एलिमेंट हम एड्रेस नहीं कर सके थे। तो उससे बड़ा इंसिडेंट जो है वो ये हुआ, 500 में पेपर बिक रहा है, इंस्टाग्राम पे पोस्टें चल रही हैं। सो दैट वाज अ मेजर कंसर्न। अब इंशाल्लाह दिस ईयर दैट चैप्टर विल बी क्लोज्ड परमानेंटली। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी इस टाइम एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है, उसमें जो तलबा में तसादुम होते हैं ख़ास करके, उनको रोकने में हुकूमत क्यों नाकाम हो जाती है? यानी कल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा वो पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ पे इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, आपने देखा यहाँ माजी में MQM की लीडरशिप के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे जिस जमात ने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, भला अल्हम्दुलिल्लाह कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 6,000 लोग यंग बच्चों के इज्तिमा से वहाँ सिर्फ खिताब किया, उनसे इंगेज किया। मैं भी रेगुलरली जा रहा हूँ। देखें जमीयत वाले भी हमारे भाई हैं, बट एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, मज़हब जो है ना वो इंसान और खुदा का अपना मामला है। सो अगर आप किसी, और सब हमारी बेटी हैं, और अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में को अपनी बेटी भेज रहा है तो वाइस चांसलर पहली दफ़ा हमने नॉन जमातिया लगाया मेरे से, अगर आप सही पूछें पहले, बिकॉज लॉबीज़ इतनी तकड़ी हैं। सो वी लव जमीयत एज पाकिस्तानीज़, वी लव ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉजिटिव काम करती हैं, बट उन्हें भी देखना है कि उनमें नेगेटिव लोग भी हैं। सो हमने अपनी बच्चियों के लिए माहौल ऐसा बनाना है कि वो कंफर्टेबल हों, और डिक्टेट कोई किसी को नहीं कर सकता। क्या गलतियां हमने भी अपनी ज़िंदगी में की हैं, हमने सीखा है, हमको परफेक्ट लोग नहीं हैं, बट कम अज़ कम ये आके कह देना कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप क्या खा रही हैं, आप कैसे चल रही हैं, आप वहाँ जा नहीं सकती, हु आर यू टू टेल एनी फीमेल दैट वो हमारी बेटी है, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आई है, उनका ख्याल रखना हमारे वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है। और जब मेरिट पे VC लगे हैं तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स मैसिव आ रहे हैं। और इसी तरह देखें, मैं ये समझता हूँ कि सिविल लाइन्स कॉलेज में भी एक पूरा हॉस्टल है जिसमें उन लोगों का पोजेशन है जो आधे स्टूडेंट्स और आधे स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो जो आधे स्टूडेंट्स नहीं है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार ये उन गरीब, यतीम, डिसर्विंग, ज़ईफ़, माजूर या अंडर प्रिविलेज बच्चों का राइट है बोर्डिंग, जो कई दूसरे शहरों से आते हैं। तो खुदा को तो आप नाराज़ कर रहे हैं उनकी जगह रख के। तो इस वजह से हम ज़रूर पॉजिटिव एलिमेंट्स जो वो करें, सोशल वर्क करें, उनके साथ हैं, बट साथ ही साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम अपनी बहनों की इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, ना हमने किसी सूरत ये इंटरफेरेंस बर्दाश्त करनी है कि आप हमें बताएं कि यूनिवर्सिटी कैसे चलनी है। यूनिवर्सिटी वैसे ही चलेगी जैसे सारी दुनिया में चलती है। और इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने सही कहा, 107 मुरब्बा ज़मीन अर्बन सेंटर लाहौर के अंदर, और पैसे गवर्नमेंट से मांग रही है। 2 अरब रुपए एनुअली बिजली का बिल पे कर देते हैं, बट 1.5 अरब का सोलर लगाने का कभी नहीं सोचा। इनकमिंग VC जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इज़ टेकिंग चार्ज नाउ, ही इज़ डूइंग दीज रिफॉर्म्स। और बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हम सारी स्टूडेंट यूनियन से प्यार करते हैं। मैं ख़ुद स्टूडेंट यूनियन की पैदावार हूँ, बट धौंस, धांधली, धक्का, रोब, असले से डराना, ये चीज़ें हम डरने वालों में से नहीं। स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर जो पाबंदी है, क्या हुकूमत उसे बहाल करेगी? देखें, आई विश ये डोमेन पंजाब गवर्नमेंट का होता। कल मैंने आज डॉन में सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक न्यूज़ भी कि मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू टेकअप किया और अपील एडमिट कर ली है। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि गॉन आर द डेज जब गलत एक्टिविटीज़ होती थी। अब स्टूडेंट
पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वो कोई ब्लड ड्राइव्स करना चाहते हैं, लीडरशिप ऑल्टरनेट वहीं से निकलती है। तो आज के साद रफ़ीक किधर हैं, आज के जावेद लतीफ़ किधर हैं, आज के जावेद हाशमी किधर हैं, आज के शाह महमूद कुरैशी किधर हैं, आज के कई एक लिस्ट किसी भी पोलिटिकल पार्टी से चले जाएँ, किधर हैं आज के फ़ारूक सत्तार। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो सिस्टम से निकले और आगे आते रहे और मल्टीपल असम्बलीज़ में पहुँचे। तो वो अल्टरनेट स्ट्रीम ना बंद होने दें। स्टूडेंट यूनियंस पे ये मेरी ज़ाती राय है, बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव स्टूडेंट यूनियन है ज़रूर बैन करें, बट पॉजिटिव प्रोग्रेसिव सोशल वर्क करने वाले लोगों को मौका दें कि आगे इस कौम के बच्चों की हेल्प करें। लेकिन जो तसादुम के वाक़यात पेश आ जाते हैं उससे काफ़ी सारी बच्चियां हैं वो घबरा जाती हैं, उनके घर वाले घबरा जाते हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी को कैसे भेजें। आए दिन वहाँ पे फायरिंग के इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। जो तसादुम कर रहा है उस पर बैन करें। तसादुम तो सबसे पहली चीज़ है जिसे हमने रोकना है। सो एक स्टूडेंट के हाथ में गन नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। एक स्टूडेंट के हाथ में किताब हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, कोई ऐसी डायरी हो सकती है, रिलेटेड नोट्स हो सकते हैं। आप देखें, आप विजुलाइज करें कि एक स्टूडेंट अपनी किताबें पढ़ के यूनिवर्सिटी जा रहा है और एक स्टूडेंट ने किलो वाले डंडे उठाए हुए हैं, कोई गन रखी हुई है, 3-4 बटन खोले हुए इस तरह फिर रहे। तो उनमें से कौन स्टूडेंट है? वही स्टूडेंट है जो किताबें पढ़ और ज़िंदगी में आगे भी वो जाएगा। आप हिस्ट्री उठा लें यूनियन लीडर्स की, जो पिछले 30 साल की लाहौर की मेरे से डिस्कस कर लें, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में रहे हैं उनका बुरा हशर हुआ है। खुदा देख रहा होता है और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जुल्म जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो उस तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स को तो हमने प्रेस करना है। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में वो दिन देखना है कि हमारी बेटियां इंशाल्लाह, जिस तरह कल मैं गया हूँ, परसों में गया हूँ, वो फ्रीली फिरें और टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में लेके आना है PU को। मेरा ये टारगेट है। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो पंजाब कॉलेज वाला एक वाक़या हुआ था उसकी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, उसके बाद CM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो सारे मसले मसाइल जो है वो हल भी हो गए। तो क्या ऐसा हुआ था, क्या आपको पता नहीं लग पाया था कि कोई साजिश की गई है? मुझे साजिश तो कोई नहीं। देखिए, मुझे मैं एक दिन गांव से वापस आया और मुझे मेरी वाइफ ने रात को बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की वो चल रही। मैंने डिपार्टमेंट को भेजी, बट बाय द नेक्स्ट डे मैं होम इकोनॉमिक्स में था, 2 इवेंट्स थे, तो मैं वहीं पे मुझे न्यूज़ मिली कि कॉलेज जल गए। वहाँ से निकल रहे हैं गाड़ी में, इवेंट के बाद 45 मिनट्स बाद न्यूज़ मिली एक और कॉलेज जल गए। उसके बाद जब हम जेल रोड पे आए तो न्यूज़ मिली, वो क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस चलाते थे स्टूडेंट, लाहौर कॉलेज वालों ने कैंपस 8, कैंपस 9, कैंपस 7, वो तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि वहाँ जाके उनसे इंगेज करें। वो तो कॉलेजेस जला रहे हैं। और अगर उसमें पंजाब कॉलेज वालों का कसूर था नहीं था, स्टूडेंट्स का था नहीं था, उस डिबेट में जाए बगैर उन्हें इंगेज कर। सो व्हेन देयर इज अ मॉब यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डिस्पर्स देम। तो मैंने जो वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और ये मैंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है और इनकी 2 ही डिमांड्स हैं कि वो चौकीदार पकड़ें जो कि इनोसेंट था बेचारा, और दूसरा क्योंकि आपको पता है कि जब वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स को लॉयर्स आ गए, हम आपको यहाँ ले जाते हैं, 2 बच्चे हॉस्पिटल में डेथ होगी। मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल में, चले मुझे लेके चले। तो स्टूडेंट्स लिटरली उस सिचुएशन में थे कि वो 3-4 कैंपसेस और जलाते, और मैंने बिल्कुल पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड की, वो भी उनकी सेफ्टी की वजह से कि अगर रात तक 10 और कॉलेज जल जाते तो फिर कौन जिम्मेदार था। कॉलेजेस तो उन्हीं के जल रहे थे, इसलिए उन्हें पेसिफाई करने के लिए मैंने उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की। आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने मेरी बात मानी और इवेंचुअली इंक्वायरी हुई। जो ड्यू इंक्वायरी के प्रोसेस है उसके रिजल्ट सामने आए एंड इट इज़ पब्लिक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। और इस ड्यू इंक्वायरी के प्रोसीजर के बाद पंजाब कॉलेज के सिर्फ एक कैंपस की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई थी, वो हमने बहाल कर दी। दैट इज़ द होल स्टोरी। समझते हैं आपके इसमें तरीके इंसाफ वालों का कोई हाथ था? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स को उन्होंने की तो कोशिश, जो सही बात है, बिकॉज वहाँ लॉयर्स मुझे मिले उनके, मैं उन्हें रिकग्नाइज कर रहा था, बट मैं समझता हूँ कि डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, और ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। सो अब ग्लोबल जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कॉप्स हो रहे हैं, G20 समिट्स हो रहे हैं, जो कोई भी इस तरह का फोरम है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन नंबर 1, नंबर 2 ऑफ द लिस्ट है। अभी आप देखें इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर क्या हुआ 2-3 महीने पहले कि एक झूठी खबर पे घर जल गए, गाड़ियाँ जल गई, स्टैबिंग्स हुई, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक पे आने वाली हर चीज़ सही नहीं होती, उसे वेरीफाई करें, बट बिकॉज इट इज़ न्यू एंड पीपल हु हैव नॉट यूज्ड टिकटॉक इन अ वाइल, और वो आते हैं एकदम से टेक्नोलॉजी के ऊपर, उन्हें लगता है बिकॉज इट विल टेक टाइम, इट विल सिंक इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, तो वो समझते हैं कि शायद साथ चल रहा है, उसे शेयर कर देना। अभी देखें जिस तरह धरना 3-4 दिन पहले था, 28 किलोमीटर का काफिला, कई लाख लोग,
और जब वहाँ पहुँचे हैं तो कोई 2-4 हज़ार लोग, उनमें से भी 100 नहीं मिले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बबल कभी ना कभी तो सच्चाई की वजह से फटना है। उस पर भी हमें अपने स्टूडेंट्स को, और हमने गूगल के साथ प्रोग्राम शुरू किए जिसमें इंटरनेट को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, वो भी अपने बच्चों को कोडिंग और पाइथन के साथ साथ सिखाना चाह रहे हैं ताकि उन्हें ग्रेड, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। सो सोशल मीडिया इज़ वन एलिमेंट. Media itself is a huge field. There's digital media, there's podcasts, then there's, I mean, you talk about analytics, you talk about engineering of the data, data health, हर चीज़, और multiple degrees आ गई. So एक पूरी दुनिया है जिससे हमने compliance करानी है अपने laws के साथ eventually, और पूरी दुनिया कर रही है. So I was reading in the news के grade आई थिंक एज 16 से नीचे शायद ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सोशल मीडिया चीज़ें बैन कर दी हैं. इस तरह चाइनीज़ ने भी कुछ की हुई हैं और सऊदीज़ ने भी कुछ की हुई हैं. सो अगर अलाउ भी करनी है, जैसा यूट्यूब किड्स है, तो इस तरह की चीज़ें अलाउ करें, वो चीज़ें दिखाएं जो कौम को और बच्चों को पॉजिटिव मैसेजेस दें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएं. अच्छा, आपने फेक न्यूज़ की बात की. कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में आ गई कि जैसे ही पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ तो राना सिकंदर साहब की स्टेटमेंट चेंज थी, सीएम की स्टेटमेंट चेंज थी. इसके बाद इन दोनों में काफ़ी क्लैशेस आ गए हैं. तो क्या ऐसा कोई क्लैश वाला मामला हुआ था? एब्सोल्युटली नहीं, वो मेरी लीडर हैं और कभी क्लैश नहीं आया. और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट. हमें एक्चुअली प्रेज़ करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को. सो आई आस्क यू, अगर आप सीएम बन जाएं, अल्लाह ताला आपको बनाए, तो आपकी पहली 2 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? कौन से प्रायोरिटी डिपार्टमेंट्स होंगे? एजुकेशन और हेल्थ. अच्छा, एजुकेशन में आपके पास कोई पहला ऐसा आदमी जो पहली दफ़ा असेंबली आया है, बट उसे आप ट्रस्ट करना चाहती हैं, एज अपोज टू कई लोग जिनके पास एजुकेशन का तजर्बा है, जो पहले वजीर रहे मुतलका महकमों के, 6-6 दफ़ा असेंबलियों में रहे, तो उसे चूज़ करना डेयरिंग. चीफ मिनिस्टर मुझे कुछ भी कह सकती हैं, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहा. और मैंने तो उल्टा, अदरवाइज़ मुझे तो सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया. और मैं ये समझता हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर जिसने ये स्टेप लिया बच्चों के कहने पे, और मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया. बट बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए ये तासुर देना ज़रूरी था कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है. मियाँ आमिर महमूद साहब इज़ अ वेरी काइंड मैन. मेरे वालिद साहब के साथ ज़िला नाज़िम रहे. मेरी सुहेल साहब जिनके डायरेक्टर हैं, इज़ अ पार्टनर इन अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है. मेरा उनसे रब्ता रहा सुहेल साहब से. बट वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द नेशन. तो अगर मेरे कई 100 कैंपसेस हैं और एक पे इशू बन गया, एक सस्पेंशन हो भी गई है, तो उन्हें भी माइंड नहीं करना चाहिए. ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ. और मैं हमेशा वो करता रहूँगा जो मेरी कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है. वजारतें आती जाती रहती हैं, बहुत दफ़ा ज़िंदगी में देखी हैं, बहुत दफ़ा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. मुशर्रफ का चढ़ता सूरज देखा है जो कहता था ढलेगा कभी नहीं. हमने देखा है इस मुल्क के अंदर बाजवा साहब और बहुत ज़्यादा चीज़ें. ऑपोजिशन बड़ी बड़ी हैवी बर्दाश्त की है. यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ऑनेस्ट, एंड यू शुड मेक अ मार्क फॉर योर सेल्फ. एंड आई एम यंग इन माई करियर. आई वॉन्ट टू डू दैट विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एंड इंशाल्लाह कीप फेथ दैट एजुकेशन वाइज वी विल बी अमंग्स द टॉप परफॉर्मिंग नेशंस इन द वर्ल्ड. हुकूमत फेक न्यूज़ के ऊपर लॉ लेके आ रही है. आपको लगता है लॉ बड़ा करामत साबित हो सकता है? क्योंकि ये ट्रेंड तो रुकते ही नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे. उसके और भी कई तरीके हैं, बट कम से कम कानून साजी तो होनी चाहिए. अब मैं आप पे कल कोई इल्ज़ाम लगा दूँ और इल्ज़ाम लगा के घर चला जाऊँ, और आप उसकी जो है वो वजातें देती थक जाएँ, आपकी फैमिली उसमें डैमेज हो सकती है. कोई भी किसी किस्म का पर्सनल इंटेग्रिटी, आप खुद क्या फील करेंगी, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ. तो इसलिए सारी दुनिया में ये लॉज है ना. ये जो सारी दिन यहाँ पे बातें करते हैं, ये स्टेटमेंटें दे के इंग्लैंड में दिखाए ना. कई केसेस नहीं हारे. तो जब प्रोग्रेसिव चीज़ों की मिसाल देनी हो तो देखें इंग्लैंड में सिस्टम कैसे है, और जब लॉज पे आना हो तो तब इंग्लैंड का सिस्टम नज़र नहीं आता. तो मैं समझता हूँ कि ये विक्टिमाइजेशन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. बट जो कोई गलत करे, जो कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड करे, जो कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे, जो किसी की बदनामी करे, किसी की वैसे किसी पे इल्ज़ाम लगाए, अगेंस्ट द लॉ जाए, उन्हें ज़रूर अकाउंटेबल होना चाहिए. कल जो एक प्रोग्राम हुआ वज़ीर आला का होनहार स्कॉलरशिप, इसमें कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कल छुट्टी क्यों दे दी गई पंजाब यूनिवर्सिटी में? क्या कोई खौफ था नारों का, या फिर वैसे ही छुट्टी? एक्चुअली नहीं है. पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस दिन सीएम गई उस दिन भी कल्चरल डे था. उससे एक दिन पहले गया मैं, आपने शायद मेरी पिक्चर्स देखी हो, पंजाबी कल्चर डे था. उससे एक दिन पहले पख्तून कल्चर डे था, और मैं सब में गया. तो जब डर होता है तो आप हज़ारों स्टूडेंट्स में नहीं जाते. और स्पेशली अगर मैं पंजाब कॉलेज वाले इंसिडेंट में 2-4 हज़ार बच्चों में कूद सकता हूँ तो ये तो कोई डर नहीं है. बट पंजाब कॉलेज होनहार
जिनकी 2050 तक दुनिया में मांग है, ताकि ये ना हो कि बच्चे इररेलेवेंट डिसिप्लिन्स पढ़ें. सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट 75% of the students have chosen computer studies, AI, coding, data analyst, and so sciences, pure sciences, maths, language, English language. So 80% degrees related to environment, sustainability, assessments में degrees. So वो degrees इनकी समझ आती है. Allied health sciences. सो डॉक्टर्स ज़्यादा, नर्सेज की सैलरी हो गई है, फार्मासिस्ट इस मुल्क में कम है, आपको एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट चाहिए. तो उन्हें हमने इनकरेज किया है. और मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि उन बच्चों को मिलने के बाद उनकी स्टोरीज, मेरे पास रिहर्सल पे एक रात पहले कुछ बच्चे आ गए, उन्होंने कहा जी हम 3-4 दोस्त थे, हमने अप्लाई किया, हमने कहा हमें कौन सा मिल रही, पर हमें मिल गई चीज़ में, और अब हमारे पास मेस के अखराजात नहीं. तो इतनी गुर्बत है कि वो खाना नहीं खा सकते, बट कम अज़ कम उन्हें एक यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब तो चीफ मिनिस्टर ने पूरा कर दिया. अब इंशाल्लाह इसे फर्दर एक्सपैंड करके दुनिया की टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाना, इन्हें दुनिया के टॉप गैजेट्स देना, इन्हें दुनिया की एक्सेस देना, ताकि हम भी सादिया कह सकें 10 साल बाद कि दुनिया के टॉप 20 CEOs में से कोई 10 पाकिस्तानी भी. आईटी सेक्टर में आपको क्या लगता है कि तरक्की कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं जो धमकियां लगवा के आईटी की बहुत सारे जो जदीद प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक देते हैं, तो इस पे आप कैसे काम करेंगे और माफियाज को कैसे रोकेंगे? मेरे पास तो वैसे कोई माफिया अभी तक नहीं है, शायद उन्हें पता चल गया कि ये सुनेगा नहीं, बट मैं ये समझता हूँ कि हमारे कॉमर्स कॉलेजेस हैं, सो उन्हें ई-कॉमर्स, उनमें इस तरह मैंने कहा कि हम उससे रिलेटेड कोर्सेज जो सर्टिफाइड हों. सो गूगल से हमने 10,000 सर्टिफाइड कोर्सेज लिए जो हमारे अंडर ग्रेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, माई वाइफ इज़ डूइंग वन एज वेल. सो इस लेवल का कोर्स है कि इंटरेस्ट भी डेवलप होता है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सबसे ज़्यादा चल रहा था उसमें. तो हमने वो वाले कोर्सेज कराने हैं जो सर्टिफाइड हों, जो ट्रांसलेट हों, जिनकी दुनिया में मांग हो. सो अगर आप बनाई डिज़ाइनर्स जा रहे हैं और आपने ये सोचा ही नहीं कि दरमियान में डेटा एनालिस्ट भी चाहिए, डेटा इंजीनियर भी चाहिए, हमें डेटा से रिलेटेड और लोग भी चाहिए, हमें कोडिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें गेमिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए, तो फिर यू आर ब्लाइंड. तो इसलिए कॉमर्स कॉलेजेस को हम टर्न अराउंड कर रहे हैं, को वर्किंग स्पेसेस और डिग्रीज़ में. यूनिवर्सिटीज़ के KPIs दे रहे हैं. तो अगर लेट्स से पंजाब यूनिवर्सिटी आपने कहा, वहाँ पे कंप्यूटर स्टडीज़ की बैचलर्स की अगर 200 सीटों की इनटेक है, एप्लीकेशंस है वहाँ पे 50,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बढ़ाएं सीटें, बाकी काम करें, दुनिया के ट्रेंड्स देखें, स्टूडेंट्स की डिमांड्स देखें और उस हिसाब से अपनी क्लासेस फैकल्टीज़ शुरू करें. ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है, 50-50 बच्चों पे फैकल्टी खोल दी है, क्या ज़रूरत है भाई, इस तरह आप नहीं कर सकते. तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह विद हायर एजुकेशन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर मेकिंग द मार्क. हाइस्ट एवर इनरोलमेंट इन HED, इन SED, हाइस्ट एवर आउट स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड, मेरिट बेस्ड ट्रांसफर्स, COs DOs डायरेक्टर कॉलेजेस पहली दफ़ा मेरिट पे लगाएंगे, और उन 9 डायरेक्टर कॉलेजेस में से 5 खवातीन हैं, बिकॉज पहले उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला. तो इस वजह से वो पॉलिसीज, न्यूट्रिशन प्रोग्राम अगैन, आज तक मुशर्रफ साहब जैसे जो कहते थे $5-5 बिलियन जिन्हें एड मिली 2001-2 में, उनके पायलट्स फेल हुए, और जब भी किसी ट्राई किया पायलट्स फेल हुए. और इतना बड़ा बजट देना, तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का आइडिया, जो कंसेप्शन द आइडिया, आप ये देखें कि हर चीज़ आउटसोर्स्ड है, हमें दूध गेट पे मिलता है, एंड टीचर जस्ट हैज़ टू ओपन इट एंड गिव इट टू द किड, और द किड कैन ओपन इट एंड ड्रिंक इट. और अगर हम ये करते हैं कि हम वो फैक्ट्री से लाएँ, फिर वो CO ऑफिस जाए, वो डेप्टी ऑफिस आए, तो आधे तो रास्ते में घूम जाने थे. सो वी आर विजिलेंट. दुनिया में हर चीज़ की सर्विसेज होती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो उन्हें करने दें, और आपका जो काम है तालीम देना, आप उस पर फोकस्ड रहें, ताकि फाइनली हमारे तालीम के जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो सकें, और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जब भी तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, तब इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं. इससे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप आजकल की बहुत बड़ी जो है वो लोगों की ज़रूरत बन चुकी है. वॉइस नोट्स नहीं जाते, डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते, बड़े मसले बन जाते हैं. अब मैं तो ये समझता हूँ जी कि हमने जो पिंडी की स्पेसिफिकली बात करें, वो तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, बट ओवरऑल हम बड़े विजिलेंट हैं. स्मॉग में आपने देखा कि हमने फ़ौरन एक हफ्ते बाद जैसे हालात बेहतर हुए, फ़ौरन से स्कूल्स खोले, और लर्निंग लॉस होता है. तो ये शायद सवाल आपको एक फेडरल IT मिनिस्टर से करना चाहिए, और दूसरा PTI की लीडरशिप से, कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें ना, क्या आप चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें रहें. बट मेरा ख्याल है कि जिन्नी को ना इस्लामाबाद इस बारी होगी, वो तो हकीकी आज़ादी कहते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं. हकीकी आज़ादी आपके नज़र में क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया. अब कौम को बताना पड़ेगा कि वो ये कहते थे कि शुजा पाशा कौम का हीरो है,
और 2013 में किसने जलसा कराया, क्या हुआ, और वही जावेद हाशमी जैसे सदर बनाया, उसने 2015 में आगे बता दिया कि आने वाले 3 जजेस क्या करने वाले हैं। उन 3 जजेस ने क्या किया सादिया जी, वो भी हम सब ने देखा। कौन 2018 में ने लेके आया जो आज फॉर्म 45 47 के ताने देते हैं। आए मेरे हल्के में 52,000 वोट मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 13,000 पीट के आए, क्या 40,000 अवाम ने इन्होंने रिजेक्ट किया है। मेरी नेशनल असम्बली मेरे वालिद साहब की 1 लाख वोटों की लीड है, जेनवन फॉर्म 45। आज अब इनके 47 पे आ जाए। मुजफ्फरगढ़ के एक हल्का, हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी HED अजमल चांडिया साहब मुझे बता रहे थे, मुझे पिछली दफा 2 वोटों से हराया। फॉर्म 49 भी था उनके पास, जीतने का फॉर्म भी दे दिया। तब RTS किसने बैठाया था? मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे वालिद साहब की, मैं तो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा। 16,000 वोट रिजेक्ट करके 200 वोटों से हरा दिए। किसने RTS बैठाया था? कोर्ट कह रहा है रिकाउंट करो, नहीं। हमें ये आज तकरीम अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं। मैं लोकल गवर्नमेंट्स में था, इन्होंने आगे लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। फुल बेंच, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, फुल बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मार्च में डिसीजन दिया कि बल्दियाती इदारे बहाल करो। दिसंबर तक इन्होंने हमें रोला, 8 महीने आओ चाय पियो, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट की तकरीम किधर थी? जनरल बाजवा, देखें कि मैं कल एक स्टेटमेंट सुन रहा था, किसी ने मुझे भेजी हुई थी खान साहब की, कि ये इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं इस मुल्क के खिलाफ, ये इंडियन लॉबी पैसे दे रही है, फौज से अच्छा इदारा ही कोई नहीं है, जो फौज के खिलाफ बात करता है वो गद्दार है, वो इस कौम को डगर से हटाना चाहता है। तो कौन थे जनरल बाजवा? किस पार्टी को 2018 में धौंस धांधली से लेके आए थे? ये नैरेटिव जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं इस कौम को बताना चाहता हूँ, ये मियाँ नवाज शरीफ ने लिखा है। एंड वाई आई से दैट, एक दफ़ा आर्मी चीफ को घर भेजा गया 1998 में, नवाज शरीफ ने भेजा था, और फिर उसमें इतनी अखलाकी जरूरत थी कि उसने 99 में मुशर्रफ को भी सैक किया। और अभी ये जो एपिसोड हुई बाजवा साहब वाली, खान साहब तो फिर लंबे लेट गए थे। कभी KP असम्बली तोड़ रहे हैं बाजवा के कहने पे, कभी प्रेसिडेंसी में उनसे मीटिंग करके पंजाब असम्बली तोड़ रहे हैं, तब भी इनके इन्फ्लुएंस में आज भी कह रहे हैं कि मैं इनसे ही बात करूंगा। उन्हें इस तरह मौका मिले, मियाँ नवाज शरीफ पुट हिज फुट डाउन। ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, लोग आके नहीं पब्लिकली कहते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बाजवा साहब घर जाएं, जो भी करना है आप अगर करेंगे तो हम फेस करेंगे। एंड देन एग्जैक्टली हाउ अल्टरनेट लीडरशिप केम इन। सो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है ये नवाज शरीफ का लिखा हुआ है, बट नवाज शरीफ भी कभी इस हद तक नहीं गया कि आप जाके अगर वो फौज जो आपके बॉर्डर्स पे आपकी हिफाजत कर रही है, आप देखें अफगानिस्तान के साथ आपको इशूज़ हैं, आपके इंडिया के साथ इशूज़ हैं, आपकी इवन ईरान के बॉर्डर पे टेंशन है, बंगाली आपको पसंद नहीं करते, तो आपने उस फौज को अगर वीक कर देना, मेरे कई इख्तलाफात हो सकते हैं उनकी पॉलिसी से, बट अगर आप जाके पाक फौज के दरवाजे जलाएं, आप अगर उनकी पतलूनें लहराएं, तो क्या आपको ये पसंद है कि आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर तस्वीरें आएँ कि आप मोदी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं? तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं 100% सोल्ड हूँ कि इमरान खान और फिर हकीकी आज़ादी फिर हकीकी आज़ादी। अब डोनाल्ड ट्रंप किस मुल्क का सदर बना या बनने जा रहा है? किधर गई हकीकी आज़ादी? किधर गई आज़ादी? किधर गए वो नारे? उनका तो कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पे इमरान खान जो है अब वो जनवरी की 16 या 17 तारीख तक बाहर आ जाए। मैंने तो बड़ी दफ़ा इनवाइट किया, मैं तो आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कह रहा हूँ कि खान साहब को लाएं मेरे हल्के में, मेरे से इलेक्शन लड़ें। PP 183 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, मेरा ओपन इन्विटेशन है। आए मेरी को, मुझे इतमाद है अपने लोगों पे, अपने नौजवानों पे। और फिर कौन सी खान की पॉपुलैरिटी, अयाज सादिक ने 5 दफ़ा लाहौर शहर के अंदर उसे जलील किया है यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। फिर 4 सीटें खोलें, फिर 4 सीटें खोली, फिर उसी अयाज सादिक ने 5वीं दफ़ा इन्हें हराया। सो कोई पॉपुलैरिटी नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा, लोगों को मिसगाइड करना। और मैं क्योंकि एक अवामी आदमी हूँ, मेरी तो फिर भी इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल इज़ द ओनली सोल्यूशन, और लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर करनी चाहिए। पर बार कैफ अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप कोर कमांडर हाउस जाके जला दें और आप फिर जाके कहें कि अमेरिका जो है वो, अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है, और फिर उसी कौम को कहें कि डोनाल्ड ट्रंप आके खान साहब को छुड़ाएगा, उसी US एम्बेसडर की जाके मिन्नतें करें जिसे कहें कि इन्होंने यहाँ से साइफर भेजा था, किधर गया वो साइफर, किधर गई वो कहानी? अपनी खान साहब की अपनी अना, अपनी जिद। हमें कहते हैं कि शरीफ फैमिली, हमें कहते हैं भुट्टो फैमिली। अब खान साहब जेल में तो पीरनी आ गई, क्योंकि और काबिल लीडर नहीं था तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर खान साहब बाहर आ गए तो आपको ये एहसास नहीं होता कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो खतरे में पड़ सकती है? मैंने आपको कहा है, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से इन्वाइट कर रहा हूँ, खान साहब मेरे हल्के जो इलेक्शन लड़न, आन सीधा इन्वाइट कर रहे हैं, सराय मुगल PP 183
मेरी उनको अपनी तरफ से ओपन ऑफर है और इंशाअल्लाह ताला उनका वही हाल करेंगे जो अयाज सादिक साहब ने किया था। ये सारी मिसकंसेप्शंस, अगर आप झूठ बेचें, अगर आप सारा दिन जाके लोगों को गलत बयानिए बना के दें, इस्टेब्लिशमेंट की शोल्डर्स पे चढ़ के आएँ, फिर उन्हें आंखें दिखाएं, और फिर अगर आप अफगानिस्तान से बंदे बुला के, पहाड़ों से बंदे बुला के, इनके अपने सूबे के तो अमनो अमान के ये हालात हैं कि 6 बजे के बाद बंदा बाहर नहीं निकल सकता, पुलिस बाहर जाने से डरती है, करप्शन का गाढ़ बना हुआ है। कहते थे मेट्रो जंगला बस, हमने बनाई 30 अरब में, वही 60 अरब में। अब देखें पेशावर मेट्रो का हाल और देखें लाहौर कितनी बेहतर चल रही है। आज स्मॉग में आपको रियलाइज़ होता होगा, जो लोग कहते थे कि क्यों ऑरेंज ट्रेन बना रहे हो, जब लाखों गाड़ियां चलती हैं और उनका धुआं निकलता है तो स्मॉग में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज रियलाइजेशन हो रही है कि रिंग रोड क्यों ज़रूरी है, आज रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों मोटरवे ज़रूरी है। तनकीद करते हैं, जाए ना जीटी रोड से इस्लामाबाद, 8 घंटे में पता चल जाए कैसे जाते हैं। बनाए ITU यूनिवर्सिटी, कोई बनाई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, बनाया कोई चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जैसा अस्पताल जो हमारे लीडर बना के गए। सो मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं जेन्युइनली नवाज शरीफ की क़यादत में बिलीव करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लिखा था, और इख्तलाफ राय हर जगह होना चाहिए, एंड दैट गाय एक्चुअली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर द वर्क ही इज डन फॉर दिस कंट्री। आपने अमनो अमान की बात की तो कुरम के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें सूबाई जो KP की हुकूमत है उसे जाने से इनकार कर दिया। तो ऐसा आप क्या समझते हैं इसके ऊपर, क्यों किया गया? क्या वो नहीं चाहते जितनी वो अपने आवाम को लीड कर रहे हैं इतने अरसे से वहाँ पे, तो वो अमनो अमान नहीं चाहते वहाँ पे? देखिए, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी हैं PTI में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम जहाँ पढ़ते थे, पीपल्स पार्टी में भी हैं और PTI में भी हैं, PMLN में भी हैं। सारे कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर तारीख़ की सबसे ज़्यादा बड़ी करप्शन का गार्ड स्टैप KP। सारे MNAs आप पूछ लें उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, बट सिर्फ उससे कहते हैं हमने खान साहब को जाके बताया, तो खान साहब कहते हैं कि इसे तो मैंने मरने मारने के लिए रखा हो। जब आपकी लीडर की ये सोच हो तो आप बताएं कि वो सूबा किसी तरफ प्रोग्रेसिव तरक्की कर सकते हैं। आज इनिशिएटिव से बात करना चाहते हैं, आए, मैं इनवाइट करता हूँ, मेरे से बात करना चाहते हैं, आए तालीम के इनिशिएटिव्स पे करें। आए चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस में दिखाएं कोई किसान कार्ड, दिखाएं कोई लाइफ स्टॉक कार्ड, दिखाएं कोई क्लिनिक ऑन व्हील्स, दिखाएं कोई न्यूट्रिशन प्रोग्राम, दिखाएं कोई स्कॉलरशिप स्कीम, दिखाएं कोई लैपटॉप स्कीम, दिखाएं कोई नवाज शरीफ IT सिटी, दिखाएं कोई AI की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, दिखाएं कोई टेक्सटाइल गारमेंट सिटी, दिखाएं इन्होंने कोई हिम्मत कार्ड दिया है, दिखाएं माइनॉरिटीज़ के लिए कोई काम किया है, दिखाएं वुमेन एम्पावरमेंट की काम किया है, दिखाएं को 15 का बटन लगाया है, दिखाएं को सेफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए हैं। कोई ऐसी चीज़ तो दिखाए ना। और फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये सारे जो लोग बुलाते हैं ये पहाड़ों से, अफ़गानिस्तान से, एक क्या काम एक सियासी जमात का जो अपनी वफाक पे चढ़ाई करे सरकार के रिसोर्सेस, तो KP वाले शहर लेके, तो जब सारा दिन वो प्लानिंग ये करते हैं तो उन्होंने क्या आवाम की फलाह करनी। मैं अगले दिन गंडापुर साहब के अपने हल्के की आवाम की राय सुन रहा था, और आपको पता है कि वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि उनकी सीट्स जो हैं उन पे धांधली हुई और उनसे ज़्यादती की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें इस मुल्क के मुस्तकबिल पे कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए, और इंशाअल्लाह रेस्ट एश्योर्ड कि नैरेटिव जो है, बयानिया जो है नवाज शरीफ का, वही जीतेगा। क्योंकि बाखुदा मैं ये दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि झूठ जो है ना वो थोड़ी देर तो चल सकता है, बट हमेशा नहीं चल सकता। अच्छा, कल CM ने खिताब किया और उसमें कहा कि फितना और फसाद से आज़ादी, तो आपको नहीं लगता ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली? नहीं सर, आप स्टेटमेंट पूरी पढ़े तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के हाथ में किताबें होनी चाहिए, गैजेट्स होने चाहिए, या स्टूडेंट्स के हाथ में डंडे होने चाहिए, या गन्स होनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। सो उन्होंने कंपैरिजन बताया, और फिर उन्होंने आपने देखा क्राउड ने कैसे मैसिवली रिस्पॉन्ड किया। सब बच्चों ने कहा नहीं आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने पूछा कैसी स्कॉलरशिप्स आगे चाहिए, फॉरेन स्कॉलरशिप्स चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि वो ओपिनियन, और हमें ये स्टूडेंट्स में एम्बेड करना है, हमने उन्हें ये बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने उन्हें ये बताना है कि ये मुल्क मुस्लिम लीग ने बनाया, हमने उन्हें ये बताना है कि ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं। इन लोगों के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में हदीस में लिखा गया है, कुरान करीम में लिखा गया है कि मुनाफिकीन से बचें। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या होगी सादिया जी कि आपको 2 साल पहले कहूँ कि अमेरिका वाले कौम के गद्दार हैं, 1 साल पहले कहूँ साइफर आया था, फिर साइफर गुम गया, और अब मुझे कहूँ कि अमेरिका का सदर मुझे छुड़वाने आ रहे है। मेरा कोई बयानिया है, मेरे में कोई गैरत के एलिमेंट है, कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, किस तरह मैं जाके कौम का सामना कर सकता हूँ? ये सीधी फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म 47 और 45 की अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी PTI के छोटे से कैंडिडेट से इलेक्शन हार गई। क्या इसमें कोई सच्चाई है? मैं ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, देखिए मैं उनका एक छोटा सा कारकुन, मैं लाहौर से
वेरी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बैठा हूँ। अगर किसी को ये मुझे 2-3 और शौकत बसरा साहब ने कहा नहीं हमने पता कर लिया राणा साहब आप लोग तो वाकई फॉर्म 45 जेन्युइन। मैडम मरियम नवाज शरीफ पूरी जेन्युइन इलेक्शन जीती हैं मेहनत से। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुझे उन्होंने कहा स्पीकर साहब भी आप ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैंने कहा मेरे से कसम ले लें और अगर उन्हें किसी चीज़ का शक है तो मैं ये भी उन्हें इनवाइट करता हूँ कि आए 2018 के इलेक्शन की लिस्टें रखें मेरे साथ, मेरे से डिबेट करें, उनके स्पोक्स पर्सन आए और 2024 की भी रखें। मैं बताता हूँ आरटीएस में कितने हल्के बैठाए गए और ये जो धांधली 45 47 हमारे से तो खुद कई जगह जुल्म हुए। हमारे एमपीए जो हैं नारोवाल से हरा दिए गए, सारा भावलपुर जो है साउद मजीद साहब और उनके सारे किसने हराया उन्हें, किसने आके राना सनाउल्लाह साहब को 400 वोटों से हरा दिया। इस तरह की कई चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल किसी भी एलिमेंट, उनका किसी चीज़ का प्रूफ उनके पास नहीं है, इल्ज़ाम लगा देना, कहानियाँ गाड़ देना, और जब सबको पता है कि वो सारे चोर रास्ते से आते रहे हैं, आना चाहते हैं, हमेशा फ्यूचर में भी आएंगे। तो मेरी सिर्फ यंगस्टर्स से एक गुजारिश है कि हम तालीम पे काम करें और तालीम जो है जैसा कि कल चीफ मिनिस्टर ने कहा वो पीटीआई के बच्चों को भी मिलनी चाहिए, पीएमएलएन के भी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, किसी भी पार्टी से हो। और क्या बात याद आ गई मुझे, मैं भूल गया वो ताहिर कादरी साहब वाली एपिसोड, याद है आपको वो कफन? जी याद है आपको? आज ये जो बातें कर रहे हैं कि स्टेट पे गोलियां चलाई और इन्होंने गोलियां चलाई, इनसे पूछेंगे लब्बैक के हंड्रेड्स ऑफ कारकुन के इन्होंने शहीद किए थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या तब इमरान खान वजीर आजम नहीं था? क्या ये भूल गए हैं कि तब वो जुल्म की दास्तान जो है वो लिखी गई यहाँ पे? मतलब कौन ताहिर कादरी और लब्बैक के साथ बैठ के अभी तक उस हादसे का जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम लीग नून को ठहराते हैं। किस अभी हादसे? तक जो स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ते हैं, जो उनके दारों में पढ़ रहे हैं ताहिर कादरी साहब के, वो भी यही समझते हैं मैंने कि ताहिर मुस्लिम लीग कादरी नून के जो है इंसिडेंट की वो बात नहीं की, मैंने आपको जो लब्बैक का धरना था इस्लामाबाद में जिसपे इन्होंने फायरिंग शेलिंग की और कई दर्जनों लोगों की तब डेथ हुई, मैं वो इन्हें याद कराना चाह रहा हूँ कि आज जो वही बता रही हूँ उसका जिम्मेदार भी वो मुस्लिम लीग नून को ही जब ठहराते वजीर हैं। आजम इमरान खान हो, जिम्मेदार नून लीग हो सकती है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने लोग बीच में घुसा के तो ये काम करवाया जब जानबूझ उनकी के। दफा आए तो उनका कहना है, खुद वजीर आजम, खुद उनका वजीर दाखिला, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और कोई एक स्टोरी नहीं है सादिया जी, मैं तो इनको ऊपर से नीचे तक जानता हूँ। आज मतीउल्लाह जान के बारे में रोने वालों से पूछें तब मतीउल्लाह जान को किसने उठाया था। ये जो कह रहे हैं कि हमारे पे केसेस बनाए जा रहे हैं, पूछे राना सनाउल्लाह पे बैठ के किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसने मंशियात उनकी गाड़ी में रखवाई, क्या क्या नहीं किया गया, किसने हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब एक खातून है, बेटी है पंजाब की, किसने कमरों के दरवाजे तोड़े थे? कौन गलीज इमरान खान के जेन वाला शख्स राना सनाउल्लाह के वीडियोस मंगवाता था कि मैं देखना चाहता हूं कि कीड़े काट रहे, बगैर गद्दे के से सुलाएं, शहबाज शरीफ को मैट्रेस ना दें, मरियम नवाज को वहां पे पानी ना दें और वो वजू भी ना कर सके। मतलब ये चीज़ें एक सेन इंसान नहीं कर सकता, ये एक फनेटिक कर सकते। और मैं ये आपको बता रहा हूँ दुनिया में कोई चीज़ खुदा की रजा के बगैर। लेकिन खान साहब को तो अडियाला जेल में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा दिल है, उन्हें कभी ये तकरीर नहीं की कि मैं इसका एसी उतारूंगा। वो छोटा आदमी नहीं है, वो छोटी सोच नहीं है, उसका बहुत बड़ा दिल है। वो तो इनका पता करने इनके पास अस्पताल गए थे, तो उनका हमेशा से बड़ा दिल रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़े आला ज़र्फ के आदमी है, उनका और खान साहब का कोई कंपैरिजन आप नहीं। समझते नहीं है कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? एब्सोल्युटली, बट हम नेगेटिव लोग नहीं हैं। तो हमने कभी बाखुदा, हमारी कैबिनेट मीटिंग्स हो गई हैं 20-25, हमने कभी पीटीआई डिस्कस नहीं की। हमने हमेशा किसी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने कभी ने डिस्कस नहीं किया। तरक्की डिस्कस की है, हेल्थ डिस्कस की है, एजुकेशन, वो मैंने जैसे मैंने आपको कई मंसूबे बताए कि हमने आगे कैसे चलना है, और वो डेयरिंग डिसीजंस हमारी चीफ मिनिस्टर ले रही हैं। खुदा किसी की मेहनत नहीं रखता। आप देखिएगा इंशाल्लाह पंजाब अगले इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ सीएम के साथ खड़ा होगा। आपको लगता नहीं है अगर खान साहब अपने टेन्योर को पूरा कर लेते तो शायद मुस्लिम लीग नून को कम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता? वो तो सबने देखा कि 18 में से 18 इलेक्शन कितनी, 17 इलेक्शन बाई इलेक्शन कितनी बुरी तरह हारे। क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, क्या उन्होंने किया, क्या मुल्क के साथ उन्होंने किया, कहाँ पे डॉलर 100 से और कहाँ पे वो लेके गए, और फिर उनकी वजह से जो IMF से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इस मुल्क ने क्या मसाइल का सामना किया जाते जाते, जो फ्यूल प्राइसेस के साथ करके गए। बट जैसा मैंने आपको कहा, हम जो मर्जी कह लें, खुदा सब देख रहा है और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और आप यकीन रखें, एतमाद रखें, ये सारा इंसाफ खुदा की मर्जी के बगैर। जैसे तहरीक इंसाफ स्टूडेंट्स को इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिक्स के लिए, लेके आ रही है धरनों में, बच्चे मर भी रहे हैं, तो क्या आप भी कल को अपोजिशन में जाने के बाद यही सब करेंगे जैसे ये कर रहे हैं? हमने कई दफ़ा अपोजिशनें देखी है जी, ये कौन सी अपोजिशन?
हमने तो वो अपोजिशनें देखी हैं कि रात को सोते थे, सुबह घरों की दीवारें गिरी होती थी, सुबह वालदैन नहीं मिल रहे होते थे। हमने वो अपोजिशनें देखी हैं जब यूं मुक्का लहरा के मुशर्रफ साहब कहते थे कोई है पाकिस्तान में मेरे सामने आए। खुदा को तकब्बुर और गुरूर पसंद नहीं, आजिज़ी पसंद है। आजिज़ रहना चाहिए, उसकी मखलूक की खिदमत करनी चाहिए। फ़ैसले बार क्या खुदा के इख्तियार में। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिस इज़ कामा। इन्होंने जो लोगों के साथ जुल्म किए सारी ज़िंदगी, वो इनके सामने आ रहे हैं। याद है मशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर, आपको अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। समझ में आती है अब कि उस जैसा वाइज मैन क्यों कहता था कि तुम चीखोगे और चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा, और तब भी आंसू हमारे जैसे ही पहुँचेंगे। और तो जरदारी साहब ने भी कहा था कि हमने तो सह लिया, कर लिया। दिन तो वो सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारे साथ होगा तो क्या होगा, आप देखें। और कौन से स्टूडेंट इनके साथ, कौन सा लाखों का मजमा, 1500-2000 बंदा नहीं था, आधा घंटा वहाँ ठहर नहीं सके जो कफन पहन के आए थे। ये सारे झूठे हैं, ये सारे मुनाफिक हैं। और आई डिड नॉट वांट टू से इट सादिया, बट ऑनेस्टली मैं एज ए ह्यूमन बीइंग एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, और मैंने कभी ये पब्लिकली वो नहीं किया, और मैं ये कब इस चैप्टर में नहीं जाता कि टेरियान कौन है और वो कैसे इस दुनिया में आई, बट इवेंचुअली वो एक बाप की बेटी, उससे गलती हो भी गई है, किसी से भी हो सकती, तो यार कम से कम एक ऐसा आदमी जो अपनी बेटी को ओन ना कर सके, उसके सर पे आपको अल्लाह ताला बच्चे दे यार, आपके पेरेंट्स भी हैं। आप सोचें कि अगर आप उस फीलिंग में जी रहे हो कि मेरा वालिद कभी मुझे प्यार करने ही नहीं है, उसने कभी मुझे ओन ही नहीं किया, तो क्या वो एक शफीक इंसान हो सकता है जो एक शफीक वालिद नहीं। और फिर उसके बाद अगली बात आप ये देखें ना कि किसी के घर में जाना, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट सेकंड मैरिजेस और थर्ड मैरिजेस, ये जिसने जो खान साहब ने किया वो खुदा से पाएं, बट 6 बच्चों की माँ यार। सो आफ्टर लाइक 40 years ऑफ मैरिज और 30 years ऑफ मैरिज विद हस्बैंड, 6 बच्चे, और आप नानी बनने वाली हो, और आप सोचें आपके मोहल्ले से, मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहता हूँ कि आपकी कोई नेबर हो, उनकी 6 बेटियाँ हो, उनका हस्बैंड हो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, और वो पता चले कि वो भाग गई, क्या सोचेंगे? ऐसी थोड़ी सोसाइटी चलती है, ऐसे थोड़ी ना आप कह सकते हैं। और फिर पूछें सब पीटीआई वालों से कि तब बनी गाला में भी रोज़ बकरे अंदर जा रहे हैं, मुर्गियाँ बाहर आ रही हैं, बंदर अंदर जा रहे हैं, कुछ ऐसे थोड़ी, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हैं ये चीज़ें यार, हम ऐसे नहीं चला सकते चीज़ें। बुज़दार जैसे लोग यहाँ पे बैठा के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किए दम दरूद करके, हम तो ऐसे नहीं चल सकते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं, और इंशाल्लाह कौम के सामने सरखरू होंगे। अच्छा राना साहब, हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनको, मतलब वो खातून हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों से थ्रेट्स मिल रहे हैं। हादसा हुआ, पहले उनकी गाड़ी के साथ हुआ, उसके बाद फिर जो रेस्क्यू करने जाई थी गाड़ी, उसको भी हादसा पेश आ गया। आपको लगता है ये दानिस्ता तौर पे करवाया गया या ऐसा कुछ हुआ है? उसके अलावा कभी आपको ऐसी जो थ्रेट्स हैं वो मौसूल हुई? अजी मुझे शुरू में जब बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे थे या ये लेफ़्ट राइट, बट मैं ये समझता हूँ कि देखें, हर इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुदा की, और उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जो ये छोटी छोटी हरकतें करना चाह रहे हैं, तो मेरा यही पैगाम है कि ये छोटी हरकतें ना करो। और अगर फ़ीमेल्स को हरास करना है हमारी पार्टी के अंदर, तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इन्वाइट करता हूँ कि मेरा नंबर दें उन्हें, वो मुझे हरास करें आके, ज़रा मेरी गाड़ी का रास्ता रोक के, ज़रा मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करें, तो इंशाअल्लाह ताला आई एम सन ऑफ दिस सॉइल, उन्हें हम बता देंगे कि ऐसे नहीं होता। कम से कम जाके उन्हें, उनकी फ़ीमेल्स को या बच्चों को डिस्टर्ब करना और बाकी सारी चीज़ें साइड, मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, रूल ऑफ लॉ, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त हमने सारी को, और मैं सबसे बड़ा हामी हूँ। मेरा तो अभी भी ये मानना है इन्हें खुले एहतजाज की इजाज़त दें, बट जब इन्हें देते हैं तो संजरानी पे नहीं बैठना, वहाँ पे बैठ, ये झूठे हैं, मकार हैं, ये कौन आर्टिस्ट हैं सारे, वहाँ से खुद ही आगे वॉक शुरू कर देनी। एक लीडर कुछ कह रहे 6 मर गए, कह रहे 700 मर गए, कह रहे 500 लापता हैं, एक कह रहे लापता है ही नहीं, एक कह रहे डी चौक जाना है, वहाँ से आना नहीं, लाशें उठेंगी, खुद ही वेव करके गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं। तो मतलब अब कारकुन भी बेचारे सच्चे हैं ना, अब ये कहें एक बंदा नहीं निकलेगा इनके साथ, पहले तो चलें, बिकॉज पठान मेरे भी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो इमोशनली चार्ज होते हैं, उनकी ये एक चीज़ हमेशा, वो इमोशनली चार्ज होते हैं, वो डेटा ड्रिवन सैनिटी से डिसीजंस नहीं लेते वो, क्योंकि पठानों में लॉयल्टी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड आई रियली लव ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, बट वो इमोशनली चार्ज करके उन्हें यहाँ ले तो आए, और फिर किधर गई लीडरशिप? और जो 1000, 1500, 2000 है वो इंज इनकलाब आते हैं जिन ले आना चाह रहे थे, इंज बांग्लादेश बनना, इंज डोनाल्ड ट्रंप वर्गा इन्होंने इलेक्शन जितना, इनका अगले इलेक्शन तक वो हाल हो जाएगा
कि आप यकीन मरें कि इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ठीक। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा राणा साहब, आखिरी बात की तरफ आते हैं। आपके टिकटॉक्स माशाल्लाह काफ़ी मशहूर हैं और बड़े लोग उसके फ़ैन भी हो रहे हैं, तो ये आपको खुद से शौक है टिकटॉक का? अनिल, असल में एक्चुअली सो ये एक और स्टोरी है। तो मैंने एक टाइगर फोर्स बनाई, खान साहब ने 15-16 में बनाई, मैंने 2011 में। सो अबाउट 800 पीपल की उस पर कैप है और बड़े प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वो लोग जो सोशल वर्क करते हैं, यंगस्टर्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो मेरे उन्होंने डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं, बच्चों से मुझे बहुत लगाव हुआ है। तो मेरे 8-10 पेजेस वो चला रहे होते हैं। मैं टिकटॉक का कोई पेज नहीं चलाता, अपना फेसबुक ज़रूर देखता हूँ। सो इट इज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आई शुड थैंक दम कि वो मुझे दुनिया तक पहुंचाते हैं। इनका बहुत बड़ा काम है कि वो पहुंचाते हैं। और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की बाहर क्या प्रेजेंस है, तो अच्छे काम जब आप दुनिया को दिखाते हैं तो शायद आपकी वजह से और लोगों में भी हिम्मत पैदा होती है, इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से ली ज़िंदगी में। ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त Thank का, you, आप सादिया। यहाँ आए, आपने हमें अपना वक्त दिया। तो नाज़रीन, हम राणा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, किस तरह वो आए, किस तरह उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन भी बनाई और छोटे छोटे लीडर्स भी वो आगे मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह वो भी एजुकेशन के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।